इस स्क्रीन पर भी आपको सॉल्यूशन नज़र आएगा, उसके ऊपर थोड़ी सी हम डिस्कशन कर सकते हैं। और अच्छा, राइट, देयर आर अ फ्यू स्टूडेंट्स जो कि अभी मर्ज हुए हैं सेक्शन सी डी के अंदर हमारे सेक्शन में, एंड दे आर फ्रॉम सेक्शन ई। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू दोज स्टूडेंट्स जो कि ई सेक्शन से हमारे साथ अभी ज्वाइन हुए हैं। और उसमें एक स्टूडेंट मेरे पास हमजा मुनीर है, मोहम्मद बिलाल ने रेज हैंड किया है। आई थिंक वो भी यही बात करना चाह रहे हैं कि वो ई सेक्शन से अभी आए हैं। आई थिंक कि वो भी पुराने सेक्शन के हैं या इस सेक्शन के हैं। मोहम्मद बिलाल, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी व्हाट इज द इशू। यस सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यही डिस्कस करना था सर कि आई एम वी आर न्यू ओके, यू आर न्यू, सेक्शन यू आर फ्रॉम ई सेक्शन। तो है, कैन कवर कवर ये हमारे सिलेबस है। ठीक है, आपकी आवाज़ थोड़ी सी जो है वो डाउन हो रही है, बट मैं इशू समझ सर रहा मैं हूँ। ये कह रहा हूँ कि बताइए। आप आई थिंक सेक्शन बी और सी तो काफी ज्यादा आप लोग कवर कर चुके हैं लेक्चर, जी तो जी हाउ जी। कैन वी कवर ठीक सेक्शन ई? हम कैसे कवर करेंगे जब सीरियस आप हमारा कैसे लॉस करेंगे, हो? चलें सही है, मैं इस पे भी क्लियर कर देता हूँ कि कैसे करेंगे, और फिर बाकी क्वेश्चंस मैं आप लोगों से भी लेता हूँ, पूरी क्लास से भी लेता हूँ। ओके, सो सेक्शन ई के स्टूडेंट्स के मुझे चैट में भी बता रहे हैं कि आप मुख्तलिफ स्टूडेंट्स आए हैं। ठीक है, मैं सोल्यूशन में जाने से पहले पहले इन लोगों को एड्रेस कर लूँ जो सेक्शन ई से आए हुए हैं। मैं उनके साथ मुखातिब हूँ। सेक्शन सी डी वाले भी ये बातें सुन लें, क्योंकि आप लोगों ने ही हेल्प करनी है इन लोगों की आगे बढ़ने में। ये जो सेक्शन है सेक्शन ई, इट वाज असाइन टू अ डिफरेंट टीचर, और ये तब की बात है जब हमारी क्लासेस फिजिकली चल रही थी। लेकिन अब जब हमारी ऑनलाइन पे शिफ्ट हुई है तो सेक्शन ई वाले जो हैं वो पीछे रह गए हैं, क्योंकि इनको ऊ के टीचर असाइन नहीं हुए थे, या हुए भी थे तो उनकी क्लासेस नहीं हो सकी थी। और अब वो ई सेक्शन जो है वो मुझे असाइन हुआ है। एंड बिकॉज देयर इज़ नो लिमिट फॉर स्टूडेंट्स टू सिट इन द क्लास, और रूम की स्पेस की हमारे पास अब लिमिट नहीं है, जो कि पहले थी कि एक क्लास में 40 बंदे बैठ सकते हैं, 50 बैठ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बैठ सकते। तो इस वजह से अब वी आर ट्राइंग के ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट अगर एक क्लास में बैठकर समझ सकते हैं कोई बात, तो दैट शुड बी फीजिबल। तो जो सेक्शन ई है उसमें आई थिंक 10 से 15 स्टूडेंट्स थे सिर्फ, उनको हमने मर्ज कर दिया है सेक्शन सी डी के साथ, यानी कि आपका जो सेक्शन है उसके साथ। अब मैं सेक्शन ई वालों को भी बताता चलूँ ये बात, और जो सेक्शन सी डी वाले हैं उनको भी बताता चलूँ मैं, क्योंकि जो असाइनमेंट्स आएंगे मेरे पास उसमें भी ये इशू है कि आप अभी तक अपने आप को रेफर कर रहे हैं कि यू आर फ्रॉम सेक्शन सी या यू आर फ्रॉम सेक्शन डी। बाकी क्लासेस में आप जो भी रेफर कर रहे हैं वो की क्लास के अंदर आपका एक ही सेक्शन है, दैट इज सेक्शन सी डी। ये सी डी एक ही स्ट्रिंग समझें इसको, सी और डी अलग अलग सेक्शन नहीं है। अब तो जब भी आप असाइनमेंट सबमिट करवाएंगे या आप कोई एलएमएस के ऊपर क्विज देखेंगे या कोई इस तरह की एक्टिविटी होगी, आप कोई ईमेल करेंगे, तो डोंट टेल मी कि यू आर फ्रॉम सेक्शन सी और यू आर फ्रॉम सेक्शन डी। टेल मी दैट यू आर फ्रॉम सेक्शन सी डी। इट डजंट मैटर कि इसी तरह ई वाले जो हैं वो भी अब आज के बाद यही रेफर करेंगे कि आई एम फ्रॉम सेक्शन सी डी। या अगर मैं आपको कहता हूँ कि आप अगर ई सेक्शन के हैं तो आप कह देंगे आई एम फ्रॉम सेक्शन सी डी ई, इट्स नॉट अ सेक्शन ई नाउ। ओके, सो ये काइंडली, ताकि हम एक ही जगह एक ही चीज़ को लेकर चलें, मुझे अलग अलग से, बिकॉज आपके असाइनमेंट्स 150 के करीब असाइनमेंट्स हैं, 200 के करीब असाइनमेंट्स हैं या क्विजेज हैं। वो जब मैं डाउनलोड करता हूँ तो मैं उस पर एक स्क्रिप्ट चला देता हूँ कि भाई इस जो है सब्जेक्ट के साथ या इस फाइल नेम के साथ जो चीज़ें आएंगी वो डाउनलोड हो जाएँ। तो अगर आपने सेक्शन सी डी लिखा हुआ है, जबकि मैंने कहा था सेक्शन सी लिखना है, या मैंने कहा था सेक्शन सी डी लिखना है, और आपने सिर्फ सेक्शन डी लिखा हुआ है, तो उस सिचुएशन में वो जो स्क्रिप्ट है वो आपको आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि आपकी असाइनमेंट वैलिड है या नहीं। आपकी असाइनमेंट वैलिड तभी होगी जब आपने उसका नेमिंग कन्वेंशन फॉलो की होगी। तो असाइनमेंट के सोल्यूशन पे आने से पहले चूँकि बात निकल चुकी है तो ये भी ज़रा बता दें, ये भी ज़रा मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि मैंने स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए सबमिशन इंस्ट्रक्शंस पूरे आधे पेज के ऊपर लिखी थी कि आप लोगों ने असाइनमेंट को सबमिट किस तरह से करवाना है, राइट। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट, आई थिंक 50% तक स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने उस कन्वेंशन को सही से फॉलो नहीं किया। मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि अभी आप मुझे लिखकर बताते रहें कि सर मैंने किया था फॉलो, मैंने किया था, मुझे पता है कुछ ने फॉलो किया है कुछ ने नहीं किया। लेकिन जिन लोगों ने फॉलो नहीं किया उनसे काइंडली मेरी गुजारिश यही है कि जो मैंने कन्वेंशन आपको बताई है कि आपने रोल नंबर लिखना है, फिर अंडरस्कोर देना है, फिर अपने सेक्शन का नाम लिखना है, उस फाइल को जिप करके भेजना है, तो दैट वुड बी फीजिबल। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर आपकी असाइनमेंट मेरे पास आते हुए भी मुश्किलात होंगी कि आप असाइनमेंट अपलोड कर रहे हैं लेकिन वो मेरे पास डाउनलोड नहीं हो रही हैं। और साथ ही साथ मैं जब उसको चेक करने के लिए बैठूंगा तो मुझे ये आइडेंटिफाई नहीं हो सकेगा कि किस स्टूडेंट की असाइनमेंट है। अभी कल मैंने बैठ के जब असाइनमेंट चेक करना शुरू की, मैंने एक असाइनमेंट को एक्सट्रैक्ट किया, एक या दो असाइनमेंट को मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया एक साथ,
तो आई वाज सीइंग कि उन दोनों के नाम सेम है। तो चले नाम सेम भी हैं अगर, तो आई टोल्ड यू कि आपने वो जो नाम हाउस डॉट एच है या शॉप डॉट एच है, ऑब्वियसली वो नाम सेम रहेंगे, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपने वो सारी चीज़ें एक फोल्डर में डाल के जिप करनी है। ये मैंने लिखा हुआ है आपकी सबमिशन इंस्ट्रक्शंस में भी कि आप जो सारी फाइल्स बनाएंगे, प्रोजेक्ट फाइल हो, C++ फाइल हो, H फाइल हो, वो सारी फाइल्स आप एक फोल्डर में रखेंगे और उस फोल्डर को कंप्रेस करेंगे। काफ़ी स्टूडेंट्स ने वो सारी फाइल्स एक साथ कंप्रेस कर दी है। जब मैं उसको एक्सट्रैक्ट करता हूँ तो मेरे पास 10-12 फाइल्स एक साथ आ जाती हैं सामने, मुझे नहीं पता होता कौन सी फाइल किस स्टूडेंट की है, बिकॉज दोज आर नॉट मैनेज्ड इन वन फोल्डर। तो इस तरह के इश्यूज से बचने के लिए ही मैं आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस लिख कर देता हूँ, वरना मेरा भी यही होगा कि मैं आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे दूँ, कहते हैं LMS के ऊपर जमा करवा देना, चाहे जिस तरह भी आप जमा करवाते हैं। लेकिन कुछ इश्यूज होते हैं, कुछ चीज़ों से बचने के लिए मैं आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ, तो काइंडली उन इंस्ट्रक्शंस को आप फॉलो करें। इस दफ़ा फर्स्ट टाइम आप लोगों का, इस वजह से मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करके उन चीज़ों को अलग अलग करके आइडेंटिफाई कर लूँगा। लेकिन अगर उसके बाद भी ये मसला आता है, ये असाइनमेंट्स में भी ये मसले आते हैं कि आप कन्वेंशन को सही, इंस्ट्रक्शंस को सही फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो फिर जिस स्टूडेंट ने इंस्ट्रक्शन को सही फॉलो नहीं किया हुआ होगा उसकी असाइनमेंट सबमिट नहीं होगी। बिकॉज इस दफ़ा तो मैं मैनुअली डाउनलोड करूँगा सारी चीज़ें, अगली दफ़ा मैं लाजमी तौर पर स्क्रिप्ट चलाऊँगा, और वो जो स्क्रिप्ट होगा वो आइडेंटिफाई करेगा कि जिसने वैलिड नाम लिखा हुआ है सिर्फ उसी की असाइनमेंट डाउनलोड होगी, दूसरे की असाइनमेंट डाउनलोड नहीं होगी। तो काइंडली ये कोशिश करें, इस दफ़ा मैं कर लूँगा, अगली दफ़ा से जो कन्वेंशन, जो इंस्ट्रक्शंस दी जाएँ वो उन इंस्ट्रक्शंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। सेक्शन ई वालों को मैं बताता चलूँ कि सेक्शन ई वालों के साथ कुछ मसाइल हैं कि अब उनके क्विज़ेस और असाइनमेंट्स चूँकि नहीं हो सके, उनके लेक्चर्स नहीं हो सके, तो वो क्या करेंगे। सबसे पहली चीज़, LMS के ऊपर आप लोग इनरोल हो जाएँ, या मैं भी सेल्फ इनरोलमेंट ओपन कर देता हूँ तो आप इनरोल हो जाएंगे। मैं आप लोगों से ईमेल पर रब्ता कर लूँगा उसके बारे में। LMS के ऊपर हमारे कुछ लेक्चर्स अपलोड हुए हुए हैं। लेक्चर से मुराद ये है कि जो पावर पॉइंट स्लाइड्स हैं, हर लेक्चर की मैं स्लाइड्स नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि हर लेक्चर को स्लाइड्स बताकर समझाना भी इतना वो नहीं है फीजिबल, तो मैं चाहता हूँ कि हम कोड करके यहीं पर सीखते रहें। तो लेकिन जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे मैं स्लाइड्स बनाकर भी साथ साथ अपलोड करता जाऊँगा। लेकिन वहाँ पर कुछ स्लाइड्स हैं, आप उन स्लाइड्स को देख लें। कोऑर्डिनेशन डॉक्यूमेंट्स का जो फोल्डर है आप उसको देख लें। वो जो लिंक है वो काइंडली, बल्कि मैं अभी आप लोगों को भेज देता हूँ एवरीवन को करके, मैं आपको चैट रूम के ऊपर एक लिंक भेज रहा हूँ। उस लिंक को अभी नहीं खोलना, लेकिन उस लिंक के ऊपर आप लोगों को सारा डाटा मिलेगा आपके ऊप से रिलेटेड, आपकी कोर्स आउटलाइन से लेके आपकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन से लेके ईच एंड एवरीथिंग आपको इस लिंक पर मिल जाएगी, जो कि अभी मैंने चैट रूम के ऊपर भेजा है सबको। ये जो लिंक है tiny.cc/oops/spring2020 ये गूगल ड्राइव का लिंक है। इसके ऊपर मुख्तलिफ फोल्डर्स हैं। हम जो भी सोर्स कोड यहाँ पर करते हैं, हम उस सोर्स कोड को शेयर कर देते हैं आप लोगों के साथ उस लिंक के ऊपर। LMS के ऊपर मैं इस वजह से नहीं करता हूँ कि LMS के ऊपर हर एक चीज़ को बनाने के लिए अलग चीज़ रखनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक सोर्स कोड भी बनाना है, अगर आप लोगों के साथ शेयर करना है, तो LMS के ऊपर मैं एक अलग फाइल का फोल्डर बनाऊंगा, उस फाइल के अंदर उस वीक के अंदर उस फोल्डर को जाकर और उसके अंदर अपनी फाइल एक करके अपलोड करूँगा या जिप करके अपलोड करूँगा। तो उसमें काफ़ी इश्यूज़ हैं, तो इट्स बेटर कि आप गूगल ड्राइव को रेफर करें जब भी हम कोई फाइल शेयर कर रहे हैं, तो उसमें आपको हेल्प भी हो जाएगी और आपकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, आपकी फाइल्स वगैरह भी वहाँ पर अटैच्ड है। राइट, आई थिंक और कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। या आपकी जो असाइनमेंट्स और क्विज़ेस चले गए हैं सेक्शन ई वालों के, उनके लिए हम आगे चल के कुछ कंपनसेशन कर लेंगे। मैं आखिरी बार दोबारा बताता चलूँ, बाकी सेक्शन वालों को भी बता रहा हूँ, ई वालों को जो है वो पहली दफ़ा बता रहा हूँ कि आई विल ट्राई कि आपके क्विज़ेस ज़्यादा से ज़्यादा हों। हम तकरीबन हर दूसरे हफ्ते क्विज़ रखेंगे छोटा मोटा MCQs बेस्ड LMS के ऊपर। वो जो क्विज़ेस हैं, वो क्विज़ेस आप जितने ज़्यादा अटेम्प्ट करेंगे आपका उतना ही फ़ायदा है। बिकॉज लेट्स सपोज अभी तक हमारे 2 क्विज़ हो चुके हैं, आगे मेरा प्लान है कि हम 4 से 5 क्विज़ेस और भी लेंगे। तो लेकिन ये है कि उन सारे के सारे क्विज़ेस में से यानी कि 4-5 और होंगे और 2 हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो ये तकरीबन 6-7 जो क्विज़ेस बन जाएंगे, इनमें से हम कैलकुलेट सिर्फ 3 क्विज़ेस करेंगे, 3 या 4, डिपेंड्स ऑन आवर नीड। सिर्फ 3 या 4 क्विज़ेस हम कैलकुलेट करेंगे, विच मीन्स कि आपके पास लीवे होगा कि आपसे अगर एक क्विज़ मिस हो गया तो कोई इशू नहीं, सेकंड क्विज़ मिस हो गया कोई इशू नहीं। तो ये ई वालों के लिए भी इसमें जो है वो मसलियत का काम यही है कि आप अगले जो क्विज़ेस हैं आप उन सबको ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट करें, जो भी हमारे 4-5 क्विज़ेस होते हैं, क्योंकि उनमें से कैलकुलेट आपके भी 3 होंगे। तो जो बेस्ट क्विज़ेस होंगे आपके वो कैलकुलेट हो जाएंगे। तो आई थिंक क्विज़ेस का मसला अभी आपका हल है कि आपके जो 2 क्विज़ेस मिस हो चुके हैं सेक्शन ई वालों के, या CB में से जिन सेक्शन के जिन स्टूडेंट्स के भी मिस हो चुके हैं, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आगे जाके हमारे 4 से 5 क्विज़ेस और होंगे तो आप उसमें भी अपने आप को रिकवर कर सकते हैं। असाइनमेंट का मसला है कि असाइनमेंट जो आप लोगों ने सबमिट करवाई है CB वालों ने, वो ई वाले कैसे सबमिट करवाएंगे। तो मेरा जो है डिसीजन ये था
मैं देखता हूँ उसी के ऊपर इम्प्लीमेंट करता हूँ या नहीं, कि जो आपकी असाइनमेंट मैंने दी हुई है ऑलरेडी, जो मैंने सबमिट करवा ली है बाकी स्टूडेंट से, मैं ये चाह रहा हूँ कि उसमें एक आधा क्वेश्चन और ऐड करके और उन्हीं क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करके मैं आप लोगों को दे दूंगा और आपको, लेकिन इशू ये होगा, लेकिन आप लोगों के लिए मैं ये काम करूँगा सेक्शन ई वालों के लिए, जो असाइनमेंट मैं दूंगा उसकी डेट जो है मैं आपको पूरा 2 हफ्ते नहीं दूंगा या पूरे 10 दिन नहीं दूंगा, मैं आपको दूंगा वो असाइनमेंट और आपको नेक्स्ट वीक मुझे जमा करवानी होगी विद इन 7 डेज, बिकॉज आई वांट कि जो असाइनमेंट आपको दी गई है, क्योंकि वो पहले से भी असाइनमेंट दे चुका हूँ, वो असाइनमेंट आउट हो चुकी है, आप लोग दूसरे स्टूडेंट से भी उसकी हेल्प ले सकते हैं, लेनी चाहिए बल्कि मैं तो कहता हूँ, तो इसलिए मैं आपको टाइम उसका कम दूंगा क्योंकि वो ऑलरेडी आपको कोड उसका मिल जाएगा दूसरे स्टूडेंट से अगर आप चाहें तो, लेकिन ये है कि उसमें थोड़ी सी ट्विस्टिंग होगी तो वो आप उस पर आप लोगों ने काम करना होगा, उसको मैं आपकी असाइनमेंट बना कैलकुलेट कर लूँगा। मैं अगली भी अगर कोई बात याद आती है तो मैं आप लोगों से करता हूँ। शहजाद खान कुछ पूछना चाह रहे हैं, जी शहजाद अनम्यूट करके पूछ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये जो क्विज वगैरह होंगे इसमें से जो हमारे सबसे बेटर क्विज होगा उसके नंबर मार्क्स होंगे या जो 3 होंगे उसका एवरेज निकाल के आप करेंगे, जो नहीं, 3 या 4? 6 से 7 क्विज़ेस होते हैं, लेट्स सपोज 6 क्विज़ेस हो गए तो उसमें से हम अगर 3 कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि अगर आपके जो 3 वर्स्ट क्विज़ेस होंगे ना उनको हम निकाल देंगे, यानी कि एक क्विज में आपने 1 लिए नंबर, एक में 2 लिए, एक में 3 लिए, हम उनको निकाल देंगे और उनको कैलकुलेट करेंगे जिसमें आपने 5 नंबर या 4 नंबर या 10 नंबर लिए। अंडरस्टूड? ओके सर, एक और सवाल है, ये जो आप ये कोड ब्लॉक पे जो आप कहते हैं ना ये बनाते हैं, सोर्स का अलग फोल्डर बन जाते हैं, हेडर का अलग बन जाता है, तो हमें भी इस तरह अलग से बनाने या एक ही फोल्डर में ये सब रखना है? क्योंकि हमारे पास डेव सी में मैं सेक्शन डी का हूँ सर। सेक्शन डी है ना, आप लोग भी कोशिश यही करें कि अलग अलग ही बनाएंगे सारी चीज़ें। ये जब मैंने असाइनमेंट दी थी मैंने उस असाइनमेंट के इंस्ट्रक्शन में भी लिखा हुआ था, बाकी क्लास में भी मैं हर दफ़ा ये बताता जाता हूँ कि आप भी इसी कन्वेंशन को फॉलो करेंगे कि आपकी एच फाइल अलग होगी, आपकी सीपीपी फाइल अलग होगी और फिर मेन आपका एक होगा जो कि अलग होगा, जो कि सबको ड्राइव करेगा। तो आप भी कोशिश करें कि यही फॉर्मेट अपना है, एक फाइल में काम ना करें। ओके ओके सर, ऑलराइट। सो शेख मोहम्मद हबीब जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आई एम फ्रॉम सेक्शन ई और मुझे ये बात करनी थी आपसे कि हम लोग जो है ना सर बासित से जावा पढ़ रहे थे सर। ओके। और यहाँ पे सी प्लस प्लस चल रही है, तो सर इसमें हम कैसे फॉलो अप करेंगे, आप इसका थोड़ा सा गाइड कर दें। ठीक है, चलिए मैं गाइड करता हूँ। ऐसा करते हैं शेख मोहम्मद हबीब, ये काफ़ी पर्टिनेंट क्वेश्चन है और काफ़ी हिला देने वाला क्वेश्चन है कि आप वहाँ जावा पढ़ रहे थे और यहाँ पर आप कैसे करेंगे काम। सो आई थिंक मैं करता इस तरह से हूँ, अभी चूँकि हमारे पास बाकी स्टूडेंट्स भी हैं, 71 स्टूडेंट्स हैं, आउट ऑफ दोज 50 समथिंग स्टूडेंट्स आर फ्रॉम सेक्शन सी डी। आप लोगों के मसाइल और भी होंगे इसके अलावा ई वाले सेक्शंस के। तो अभी हम ऐसा करते हैं कि आप लोगों के साथ ना मैं अपनी एक पर्सनल जूम मीटिंग अलग रखूँगा ई वाले जो हैं, आज कल में मैं अनाउंस कर दूँगा, आपको ईमेल कर दूँगा, तो उसमें बैठ के हम सारे मसले हल कर लेंगे, मसलों के हल तलाश कर लेंगे या मसले हल कर लेंगे या जो आपके लेक्चर्स मिस हो गए उनके मुताबिक अब जो भी इश्यूज़ हैं वो उसमें डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि अभी मैं चाह रहा हूँ कि जो हमारे टॉपिक हैं हम उनको लेकर चलें। आपको वो टॉपिक ऑब्वियसली समझ नहीं आएगा, लेकिन आप ये है कि अटेंडेंस के लिए और कुछ थोड़ा सा नो हाउ लेने के लिए कि क्लास किस तरह से चलेगी, आप आज की क्लास ले लें। आज की क्लास भी टॉपिक समझ नहीं आता है तो नो इशू, लेकिन उसके बाद जब हम मसाइल सॉल्व कर लेंगे इंशाल्लाह तो फिर नेक्स्ट क्लास से आप लोग उस क्लास के अंदर पार्टिसिपेट उस तरह से करेंगे। लेकिन क्लास का चल किस तरह से रही है और हम क्या क्या करेंगे इस क्लास के अंदर, उसके लिए आपके पास आज टाइम है। आज हमारी क्लास लें, टॉपिक बेशक समझे ना समझें, लेकिन क्लास की वर्किंग्स आप समझ लें आज, ताकि अगली क्लास में फिर हम जो है वो 100% आपको दे सकें। सो देयर वाज अनदर थिंग इन माय माइंड। ओके, जो ई वाले स्टूडेंट्स हैं उनको मैं एक बात ये भी बताता चलूँ कि देयर इज अ यूट्यूब चैनल, मैं आप लोगों के साथ ईमेल पे शेयर कर दूंगा। आप उस यूट्यूब चैनल के ऊपर मैंने लास्ट जो 3-4 लेक्चर्स हैं वो अपलोड कर दिए हैं। उसके अलावा जूम की जो रिकॉर्डिंग उससे पिछले लेक्चर्स की है वो हमें नहीं मिल सकी थी, काफ़ी इश्यूज आ रहे थे उसके अंदर आईटी वालों से रिलेटेड भी और शेयरिंग से रिलेटेड भी, तो वो हमें हमारे पास नहीं है। लेकिन पिछले हफ्ते की सारी क्लासेस की जो लेक्चर्स हैं वो आपके पास अपलोडेड हैं उस यूट्यूब चैनल के ऊपर, आप उस पर देख सकते हैं जाके और उससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। सो
मैं आप लोगों से खुद रब्ता करूँगा, ई वाले जितने भी हैं मैं आपसे खुद रब्ता करूँगा, तो फिर उसमें हम जो है उस कम्युनिकेशन को आगे लेकर चलेंगे। अगले 2-3 दिन में हम इंशाल्लाह इतने राब्ते में रहेंगे कि आप लोगों के सारे मसलों को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आज की भी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, तो ये भी मैं यूट्यूब के ऊपर लगा दूँगा, तो जो स्टूडेंट्स नहीं हैं या बाद में अगर आपको समझना है ये कोर्स, ये टॉपिक, तो आप बाद में भी समझ सकते हैं। सो नाउ अब हम आते हैं, सबसे पहले तो हम ये वेरीफाई कर लेंगे हमने आज पढ़ना क्या है अकॉर्डिंग टू आवर कोर्स आउटलाइन। सो अभी तक हम यहाँ तक आ गए थे, एसोसिएशन और एग्रीगेशन तक आकर मैंने आप लोगों को ये कहा था कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है क्लास के अंदर कि हम अलग अलग इन तीनों चीज़ों को समझें। हमने कंपोजिशन समझा दी थी और मैंने ये कहा था एसोसिएशन और एग्रीगेशन का कोड मैंने आपसे शेयर कर लिया है, तो उसके अगर कोई क्वेश्चंस वगैरह हों तो वो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा, वरना हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे जिनमें से हम आधा टॉपिक पढ़ चुके हैं, दिस पॉइंटर हम कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे ऑपरेटर ओवरलोडिंग के ऊपर। तो एसोसिएशन और एग्रीगेशन से रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो द फॉरम इज़ ओपन, आप मुझसे अभी क्वेश्चंस कर लें, मैं उसको एड्रेस कर लेता हूँ, उसके बाद फिर हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग के ऊपर चलेंगे। देयर इज़ अ क्वेश्चन फ्रॉम शहजाद खान कि सर कोड ब्लॉक हमारे पास नहीं चलता, इट नीड्स कंपाइलर व्हिच आई कुडंट फाइंड और डाउनलोड फ्रॉम इंटरनेट, सर यू कैन प्लीज शेयर कंप्लीट डाउनलोडेबल। ओके, सो कोड ब्लॉक्स जब भी आप डाउनलोड कर रहे होते हैं ना, काफ़ी स्टूडेंट के साथ हो सकता है ये मसला हो। एक स्टूडेंट ने मेरे पास ईमेल भी की थी और उसको मैंने काफ़ी गाइड करने की कोशिश की थी, उसका मसला हल हो गया था। तो हुआ ये था कि आप जब कोड ब्लॉक्स डाउनलोड करते हैं ना, मैं आपको यहाँ पर खोल कर दिखाता हूँ। लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ कोड ब्लॉक्स डाउनलोड, कोड ब्लॉक्स डाउनलोड, और यहाँ पर मैं इस पर डाउनलोड पे आता हूँ। तो इसके अंदर सबसे पहला काम आप ये करेंगे बाइनरीज के ऊपर जाएं, डाउनलोड्स में डाउनलोड द बाइनरी रिलीज या डाउनलोड बाइनरी, इस यहाँ से बाइनरीज सेलेक्ट कर लें। बाइनरीज का मतलब ये होता है कि एग्जीक्यूटेबल फाइल्स, वो फाइल जो कि आप असाइनमेंट जब मुझे ईमेल भेज रहे थे तो आपसे नहीं भेजी जा रही थी ना, वो एरर दे रहा था कि आप ये फाइल नहीं भेज सकते, एरर है इसके अंदर, वायरस है, वो डाउनलोडेबल फाइल होती है जिसको हम बाइनरी फाइल कहते हैं। तो कोड ब्लॉक्स के अंदर आप बाइनरीज में आएंगे तो इसमें बहुत सारे सेटअप्स हैं कोड ब्लॉक्स के। तो इसमें से हमारे काम का जो सेटअप है वो है ये वाला जो मैंने सेलेक्ट किया है, कोड ब्लॉक्स 20.03 min GW सेटअप। सिर्फ आप कोड ब्लॉक्स डाउनलोड करेंगे ना, अगर यहाँ से या यहाँ से कहीं से भी अगर आप कोड ब्लॉक सिर्फ डाउनलोड करते हैं तो उसमें सिर्फ कोड ब्लॉक्स होगा, उसमें कंपाइलर सी का नहीं होता, G++ कंपाइलर नहीं होता। वो कंपाइलर फिर आपको या तो अलग डाउनलोड करना पड़ेगा, या बेहतर तरीका ये है कि आप ये वाली फाइल डाउनलोड करें यहाँ से फॉस हब या sourceforge.net से। कोड ब्लॉक्स तो है ही इसमें, लेकिन साथ साथ min GW भी है। min GW इज अ G++ कंपाइलर एक्चुअली, ये भी साथ साथ डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो जाएगा, तो आपके पास जो कोड ब्लॉक्स है वो चल जाएगा। लेकिन अगर फिर भी नहीं चलता है तो आप एक काम और कर सकते हैं, वो ये कि आप अपनी सी में जाएं और कोड ब्लॉक्स ये रहा, मतलब जब इंस्टॉल हो जाएगा और अगर नहीं चलता है तो आप सी में कोड ब्लॉक्स पर जाएं। ये देखें min GW का अलग फोल्डर बना हुआ है यहाँ पे, इसको समझें कि ये एक्चुअली वो कंपाइलर है। तो इसमें जाएं, इसका बिन ओपन करें और ये वाला जो एड्रेस है ये एनवायरनमेंट वेरिएबल में सेव कर दें। एनवायरनमेंट वेरिएबल में किस तरह से सेव करते हैं, आप इसको करें कॉपी और कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज में जाएं, यहाँ से एडवांस्ड सिस्टम सेटिंग्स में जाएं, ओके सॉरी राइट, और यहाँ पे आपको एनवायरनमेंट वेरिएबल नजर आ रहा है। आप यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर न्यू करें, यहाँ लिखें पाथ PATH और यहाँ पर वो एड्रेस पेस्ट कर दें जो कि मैंने बिन का कॉपी किया था ना, यहाँ से ऊपर, यहाँ से ये जो बिन का एड्रेस कॉपी किया था वो यहाँ पर लाकर पेस्ट कर दें। पाथ लिखें, ये लिखें, सेमीकोलन लगा दें तो ज़्यादा बेहतर है, और ओके करके इसको सेव कर दें। सेम इज़ द केस कि ये जिस तरह से आपने यूज़र वेरिएबल में इसको किया है ना, इसी तरह सिस्टम वेरिएबल में भी इसको ऐड कर दें। किसी एक में भी ऐड करने से चल जाएगा, लेकिन आई डोंट नो कि आपकी सिस्टम की सेटिंग क्या है, और हो सकता है कि उसमें ऐड करने से ना चले, इसलिए बेहतर ये है कि दोनों में ऐड कर दें। जब आप ये ऐड कर देंगे तो फिर आपका कोड ब्लॉक जो है वो C++ के कोड को कंपाइल कर देगा। अगर ऐसा नहीं होता है, सॉरी अगर ऑटोमेटिकली नहीं करता है ना, वो आप कोड ब्लॉक्स min GW डाउनलोड करें
इंस्टॉल करें। अगर फिर भी नहीं चलता है, आपको कंपाइलर का एरर देता है, तो फिर आखिरी सोल्यूशन यही है कि आप मैनुअली जाके बिन का जो एड्रेस है उसको पाथ में जाके एनवायरनमेंट वेरिएबल में ऐड कर दें, फिर कोई इशू नहीं आएगा, फिर आई थिंक आपके सारे कोड्स चल जाएंगे। तो ओके, सॉरी, अब आते हैं हम इसके ऊपर। आफ्टर सेमेस्टर क्या मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा, मुजफ्फर सर पूछ रहे हैं। मेरा ऐसा कोई प्लान तो नहीं है, लेकिन अगर मेरा मूड ख़राब हुआ तो हो सकता है कि मैं डिलीट कर दूंगा। कुछ कह नहीं सकता इस बारे में कि आफ्टर सेमेस्टर क्या होगा। ठीक है, आफ्टर सेमेस्टर दूर की बात है मेरी, तो आई थिंक ये भी सुना था कि जून 21 को दुनिया भी ख़त्म हो रही थी, तो हम कुछ कह नहीं सकते। हो सकता है उससे पहले दुनिया ख़त्म हो जाए तो डिलीट हो जाएंगी वीडियोज़, आई एम नॉट श्योर। सो गिव मी जस्ट 1 सेकेंड, आई हैव टू अटेंड दिस कॉल, फिर मैं आपके पास आता हूँ। हाँ सर, अच्छा पुराना नहीं मिल रहा कहीं? चलो सही है, फिर ये ले आओ। ओके ओके, आई एम बैक। सही। सो ओके, कुछ क्वेश्चंस हैं स्ट्रिंग से रिलेटेड, कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं स्टूडेंट्स, उस पर भी बात कर लेते हैं थोड़ी देर में। हमने टॉपिक भी आज कवर करना है एक, तो अभी हमारे पास है, टाइम तो है, बट लेट्स मूव ऑन, फिर स्ट्रिंग के ऊपर भी आते हैं। तो सबसे पहली चीज़, असाइनमेंट में हमने कहा क्या था, हम उसको डिस्कस कर लें, ताकि आगे जाकर आपको असाइनमेंट में अगर कोई इशू हो तो आपको पता लग जाए कि एक्चुअली मैं असाइनमेंट में जो कह रहा हूँ उसका मतलब वही होता है, उसका मतलब कुछ और नहीं होता। सो द असाइनमेंट वाज दिस। इसमें प्रॉब्लम नंबर 1 ये कह रही है कि आपने एक C++ का ऊप कोड बनाना है। उसमें सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है कि आपने एक क्लास बनानी है बिल्डिंग की। हर एक चीज़ को मैं डिटेल में नहीं लेके जाऊंगा क्योंकि मैं भी आपको कोड भी दिखाने वाला हूँ। आपने एक क्लास बनानी थी बिल्डिंग की, जिसमें फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब यही होता है कि उसमें ये फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स होने चाहिए। एट्रीब्यूट्स का मतलब होगा कि आपने इसमें ये चीज़ें डालनी है, काम नहीं है ये, इसका मतलब है कि ये फंक्शंस नहीं हुए, ये डेटा मेंबर्स हो गए। तो सबसे पहली चीज़ हुई कि हाइट, बिल्डिंग की हाइट मीटर्स में हमने डालनी है। तो ऑब्वियसली आप उसमें जो है मीटर्स या किसी इसी तरह की चीज़ को सेव नहीं कर सकते, आप सिर्फ नंबर ही सेव करेंगे उसके अंदर, लेकिन जब भी आप उसको प्रिंट करवाएंगे तो उसके अंदर मीटर होना चाहिए। ठीक है, बात यहाँ तक समझ आ गई। आगे अगर हम चलते हैं तो दूसरी जो इसमें कैरेक्टरिस्टिक डालनी थी वो ये कि सिटी किस में बिल्ड हुआ है, किस सिटी के अंदर ये चीज़ बिल्ड हुई है, यानी कि जो बिल्डिंग है वो किस सिटी के अंदर बिल्ड हुई है, ये भी हमने देखना है। ये भी आपकी उस क्लास के अंदर डेटा मेंबर होगा। अगली चीज़ के ऊपर अगर हम चलें तो वो है नंबर ऑफ स्टोरीज। और नंबर ऑफ स्टोरीज का मतलब ये होता है कि कितने फ्लोर्स हैं। स्टोरीज कहते हैं, आई थिंक ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश का फ़र्क है, तो स्टोरीज कहते हैं कि कितने फ्लोर्स हैं उसके अंदर। सो अगर हम ग्राउंड फ्लोर को काउंट करते हैं तो अगर हम कहते हैं ग्राउंड फ्लोर इज़ फर्स्ट फ्लोर, और जो ग्राउंड के ऊपर अगर एक फ्लोर बना हुआ है तो उसको हम कहते हैं सेकंड फ्लोर, फिर उसके ऊपर थर्ड है, फिर उसके ऊपर फोर्थ है। यहाँ पर भी डिफरेंस आ जाता है अमेरिकन और इंग्लिश जो है ब्रिटिश इंग्लिश का, कि ग्राउंड फ्लोर को काउंट किया जाता है या नहीं किया जाता। अमेरिकन काउंट नहीं करते और ब्रिटिश काउंट करते हैं। तो इसी वजह से हम चूँकि बीच में है, नाम अमेरिकन है नाम ब्रिटिश है, तो हमें हर दफ़ा ये कन्फ्यूजन होती है कि सेकंड फ्लोर का मतलब क्या है, ग्राउंड के ऊपर वाली सेकंड फ्लोर है या उसके बाद वाली सेकंड फ्लोर है। तो इसमें हमने ये चीज़ नहीं देखी, हमने सिर्फ ये देखा है कि कितनी फ्लोर्स हैं, हम सिर्फ ये बता दें ग्राउंड को काउंट करके, या वैसे भी अगर आप बता दें तो कोई इशू नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट मेकिंग एक्चुअली बिल्डिंग, हम सिर्फ उसको लिख रहे हैं, डेटा स्टोर कर रहे हैं। चौथी चीज़ जो है ये वो चीज़ थी जिसके ऊपर आप लोगों ने थोड़ी सी मेहनत करनी थी और ख़ुद सोचना था कि हम इसको कैसे सॉल्व करें। दिस वाज एक्चुअली अ प्रॉब्लम। बाकी चीज़ें सिर्फ मैंने आपको बता दी थी, आप लोगों ने वो कोड करनी थी। दिस वॉज एक्चुअली अ प्रॉब्लम। और प्रॉब्लम ये है कि आपने एक ऐसा डाटा मेंबर बनाना है जो कि स्टोर कर सके कि हर फ्लोर के ऊपर कितने रूम्स हैं, हर फ्लोर के ऊपर कितने रूम्स हैं। तो अब यहाँ पर डाटा मेंबर क्या एक बनना चाहिए या दो बनना चाहिए या तीन बनना चाहिए, ये डिफाइन करेगा ये वाला वेरिएबल, कि जितने नंबर ऑफ स्टोरीज हैं उतने ही ये वेरिएबल्स बनने चाहिए। अगर एक ही स्टोरी है तो इसका मतलब है कि ये एक ही वेरिएबल बनेगा कि उस फ्लोर पे कितने रूम्स बने हुए हैं। लेकिन अगर हम कहते हैं कि 2 स्टोरीज का बना हुआ है बिल्डिंग, तो उस सिचुएशन में ये वेरिएबल भी एक नहीं 2 हो जाएंगे। अगर हम कहते हैं 6 हैं तो फिर ये वेरिएबल भी 6 बनने चाहिए। ये वेरिएबल बनाना
भी इस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है कि आपके नंबर ऑफ स्टोरीज कितनी है, उसके बाद आप बना सकते हैं कि ये किस हद तक आप जो है इस पर काम करेंगे। तो डिफरेंट फ्लोर्स कैन हैव डिफरेंट नंबर ऑफ रूम्स बिल्ट इन दैम। फॉर एग्जांपल इन वन बिल्डिंग देयर कैन बी 4 रूम्स ऑन 4th फ्लोर एंड ओनली 2 रूम्स ऑन 6th फ्लोर। पॉसिबल है कि भाई एक 6th फ्लोर है, उसके ऊपर से 2 जो है मेंबर्स 2 रूम्स बने हुए हैं, और जो उससे 2nd फ्लोर है उसके ऊपर 4 रूम्स बने हुए हैं। डिफरेंट नंबर्स हो सकते हैं, लाजमी नहीं है कि एक फ्लोर के ऊपर अगर 6 रूम्स हैं तो फिर बाकी सब फ्लोर पर भी 6 रूम होंगे, ऐसा नहीं है। इसी वजह से वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट वेरिएबल्स फॉर दिस थिंग। इसके बाद फंक्शनलिटीज़ के ऊपर हम आते हैं, तो कोई नई चीज़ नहीं है, सिर्फ गेटर सेटर्स बनेंगे इन सब चीज़ों के, गेटर फंक्शन सेटर फंक्शंस। पेंटिंग द बिल्डिंग का एक फंक्शन बनेगा, और उस फंक्शन का काम सिर्फ इस तरह ये होगा कि वो प्रिंट कर देगा द बिल्डिंग हैज़ बीन पेंटेड। इसी तरह यूज़र सेलेक्टेड फ्लोर है, यूज़र अगर कहता है 4th फ्लोर को ब्लू पेंट कर दिया जाए तो फिर यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा द 4th फ्लोर हैज़ बीन पेंटेड ब्लू। इसी तरह रूम ऐड करना है तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी फ्लोर के ऊपर 6 रूम्स थे और ये फंक्शन कॉल हो जाता है तो फिर उसके बाद उस फ्लोर के ऊपर 6 नहीं बल्कि 7 रूम हो जाने चाहिए, यानी कि उसके रूम का जो वेरिएबल है उसमें प्लस हो जाना चाहिए। मर्ज का मतलब यही है कि आप एक रूम को डिलीट कर दें, 2 रूम को अगर आप मर्ज कर देंगे तो रूम की तादाद एक रह जाएगी। ये हो गई क्लास बिल्डिंग। बिल्कुल इसी तरह शॉप की क्लास है, इसमें कोई ऐसी ट्रिकी चीज़ नहीं थी, सिर्फ यही है कि शॉप का नेम आपने सेव करना है, प्रोप्राइटर का नेम सेव करना है। ओपन क्लोज स्टेटस थोड़ा सा एक ट्रिकी तो नहीं कहूँगा मैं इसको, लेकिन इसको सही करने का एक बेहतर तरीका भी है, अगर किसी ने किया हो तो दैट्स ओके, वरना किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। काइंड ऑफ बिजनेस द शॉप इज़ रनिंग, किस तरह का बिजनेस को रन कर रही है शॉप, ये भी आप लोगों ने सेव करवाना था। फिर इसकी फंक्शनैलिटीज़ हैं, यानी कि फंक्शंस हैं जिनमें सबसे पहला फंक्शन है गेटर सेटर्स, फिर है ओपन या क्लोज का फंक्शन, यानी कि क्लोज का फंक्शन का अगर मैं कॉल करूँगा तो शॉप का अगर ये स्टेटस ओपन था तो वो क्लोज हो जाएगा इस फंक्शन की कॉलिंग के बाद। अगर क्लोज था तो क्लोज ही रहेगा, अगर ओपन था तो इस फंक्शन के बाद अगर क्लोज था तो इस फंक्शन के कॉलिंग के बाद जो ओपन हो जाएगा, अगर ओपन था तो ओपन ही रहेगा। प्रोप्राइटर का नेम भी आप चेंज करवा सकते हैं किसी फंक्शन को दे के। काइंड ऑफ बिजनेस जो है उसके अंदर आप एडिशन करवा सकते हैं, जिस तरह से फॉर एग्जांपल काइंड ऑफ बिजनेस द शॉप इज़ रनिंग वाज इक्वल टू सैनिटरी बिजनेस, सैनिटरी शॉप थी कोई, और अब वो इलेक्ट्रिशियन का काम भी कर रहा है अगर, तो आप ये कहोगे कि भाई अब काइंड ऑफ बिजनेस जो शॉप रन कर रही है वो सिर्फ सैनिटरी नहीं है बल्कि सैनिटरी एंड इस फंक्शन के अंदर आप जो बताओगे, यानी कि फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिशियन आपने बता दिया। फिर है रिडक्शन भी हो सकता है, यानी कि आप उसको डिलीट भी करवा सकते हो, अगर कोई काम ऐसा है जो कि शॉप पहले कर रही थी अब नहीं कर रही तो उस सिचुएशन में भी आपको बताना पड़ेगा कि अब ये काम नहीं किया जा रहा। हाउस का मेरे ख्याल जो क्लास थी वो सबसे आसान थी, वो यही कि उसमें 2 डाटा मेंबर्स होंगे, ऑनर का नाम होगा और रूम्स होंगे, रूम नंबर होंगे, गेटर सेटर होंगे, ऑनर की चेंजिंग होगी और एडिशन ऑफ रूम। मेन के अंदर मैंने ये कह दिया था कि आपको सारे फंक्शंस चलाकर देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ फंक्शंस चलाकर आप देख लीजिएगा ताकि हमें थोड़ा अंदाज़ा हो जाए कि आपकी क्लास सही काम कर रही है या नहीं कर रही। कुछ क्वेश्चंस अगर अभी इससे रिलेटेड हैं तो मुझसे पूछें, मैं कोड के ऊपर आता हूँ, वैसे क्वेश्चंस होने नहीं चाहिए। अभी ज़ुहैब बलोच एक क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। जी ज़ुहैब। Zohaib Baloch, you can unmute yourself and ask the question. Okay. There must be some issue, या हो सकता है कि आपका रेज हैंड खुद ब खुद हो गया हो, आप कुछ सवाल ना पूछना चाह रहे हैं। गेटर और सेटर का ज़रा बता दूँ दोबारा तिबारा कितनी दफ़ा बताऊँ गेटर और सेटर का। मोहम्मद मोइज़ खान, उवैस अहमद का कोई क्वेश्चन हो सकता है, कोई वैलिड क्वेश्चन हो। जी सर। जी सुन रहा हूँ सर असाइनमेंट के सर जो आपने असाइनमेंट जमा कराने का तरीका बताया था, मिसाल के तौर पर सर 3 क्लास हैं तो उसके तीनों फोल्डर अलग बनेंगे, फिर उसको एक और फोल्डर के अंदर डालना है। नहीं, मैं आपको सोल्यूशन दिखाता हूँ अभी तो आपको पता लग जाएगा एक्चुअली क्या करना था। अगली दफ़ा वैसे ही कीजिए। ठीक है सर। सो अब आते हैं हम इसके सोल्यूशन के ऊपर। ये मैंने इतनी सारी इंस्ट्रक्शंस आपको दी थी कि आपने LMS के ऊपर भी सबमिट करवाना है और ईमेल के ऊपर भी। अब आते हैं इसके सोल्यूशन के ऊपर। अपने अपने कंप्यूटर्स में अगर सोल्यूशन खोल के देख लेंगे तब भी सही है, अगर नहीं तो यहाँ पर मैं स्क्रीन पर खोल के दिखा रहा हूँ, यहाँ पर समझ लें, देयर इज़ नो इशू। आपके साथ मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर चले मैं ये दिखा देता हूँ कि ये है आपकी असाइनमेंट 1 सोल्यूशन का फोल्डर, ये रहा। जब मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ
तो ये सारी फाइल्स इसी फोल्डर के अंदर बनी हुई हैं। आई वांटेड कि ये जितनी भी फाइल्स बनी हुई हैं ये सारी एक फ़ोल्डर में बनाएं और इस फोल्डर को नाम दें अपने रोल नंबर का, वॉट एवर योर रोल नंबर इज़, अंडरस्कोर दें, अपना सेक्शन लिखें और इस फोल्डर को जिप करें, इस फोल्डर को, रादर देन कि आप अंदर जाएं, रादर देन कि आप यहाँ जाएं और इन सब को पकड़ के और फिर आप जो है वो कंप्रेस करें। इससे होगा ये, अगर मैं इसको कंप्रेस करके आर्काइव में सेव कर देता हूँ ना, लेट्स सपोज, तो अब होगा ये कि ये जो आर्काइव आया है, जब मैं इसको एक्सट्रैक्ट करूँगा, एक्सट्रैक्ट करते हैं फॉर एग्जांपल, तो अभी तो मैंने ये फोल्डर में किए हैं, लेकिन ये फोल्डर मुझे उसी नाम का बनाना पड़ेगा जिस नाम का ये आपने आर्काइव भेजा है मुझे। अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं सिर्फ एक्सट्रैक्ट हेयर कर दूंगा और मेरे पास सारी फाइल्स यहाँ पर सेव हो जाएंगी। तो आई वांटेड कि आप फोल्डर खुद ही बनाएं ताकि मैं सिर्फ एक्सट्रैक्ट हेयर करूँ और मुझे फोल्डर का नाम अलग से ना देना पड़े कि किस नाम के फोल्डर में आ रहा है। तो आई एम नॉट ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कि क्या क्या फ़ायदे हैं उसके। मैं आपसे सिर्फ इतना चाह रहा हूँ कि जो इंस्ट्रक्शंस आपको दी गई हैं आप उनको फॉलो करें, तो आपका भी फ़ायदा है, मेरा भी फ़ायदा है। अब ये है कि आपका रिजल्ट अगर मुझे एक हफ्ते बाद चढ़ाना था इस असाइनमेंट का, तो अब ये है कि आपको वेट करना पड़ेगा, हो सकता है मिड या उसके बाद नेक्स्ट असाइनमेंट भी आ जाए, तब तक आपको इसका रिजल्ट ना मिले। उसके पीछे वजह यही होगी कि आप लोगों ने इतनी बुरे तरीके से सबमिट करवाई है कि मेरा सिर्फ उसको मैनेज करने में ही इतना मुश्किल हो रही है, चेकिंग तो दूर की बात। ओके, आपका कोई माइक नहीं है ज़ोहेब कह रहे हैं, लेकिन आपका रेज हैंड हुआ था तो मैं समझ रहा हूँ शायद आपका कोई क्वेश्चन हो तो चैट में मुझे भेज दें, हम क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करेंगे। यस, आई वांटेड .h फाइल और मुझे सिर्फ ये फाइल्स चाहिए थी या ज़्यादा से ज़्यादा ये फाइल, प्रोजेक्ट फाइल। इसके अलावा जो ये फाइल खुद बन जाती हैं, ये बिन या ओबीजे बन जाता है, ये मुझे नहीं चाहिए। तो अब मैं बच्चों की तरह आपको समझाऊंगा तो नहीं कि अगर मैंने ये कहा है कि ये मुझे नहीं चाहिए तो आप काइंडली इसको डिलीट कर दें या इसको एक अलग फोल्डर में डाल के कॉपी करके फिर जिप करें। ईच एंड एवरीथिंग इज़ नॉट डिफाइनेबल बाय मी। तो आपको मैंने ये बता दिया कि मुझे सिर्फ CH फाइल्स चाहिए और मुझे फ़ोल्डर का नाम ये चाहिए। तो आप थोड़ी सी मेहनत ये अपनी खुद भी कर लेंगे, आप इन फोल्डर्स को इसको कॉपी कर लें किसी एक फ़ोल्डर में, उसको सबमिट करवा दें, रादर देन कि आप कहेंगे सर इसमें तो ये बिन भी आ रहा है, मैं इसको डिलीट करूँगा तो ये मेरा नहीं चलेगा। इस तरह नहीं होता है। ओके, सो अब आपको ये नहीं करना है कि आप अभी जो आपने चीज़ें अब सीखी हैं अब उनके थ्रू आप दोबारा सबमिट करवाना शुरू हो जाएं। ये अब आप काम नहीं कर सकते। ईमेल पे मुझे नहीं भेजिएगा, आपने सिर्फ और सिर्फ जो भेज दिया है मैं उसी को देख लूँगा। अभी दोबारा सही करके भेजने की ज़रूरत नहीं है वरना डबलिंग हो जाएगी। ठीक हो गया, ये बात हो गई हमारी असाइनमेंट की सबमिशन की। अब आते हैं हम इसके सोल्यूशन के ऊपर। तो सबसे पहली चीज़ building.h, सबसे पहले बनेगा building.h। और अगर आप building.h को देखें तो इसके अंदर हाइट दी हुई है, सिटी दिया हुआ है, you can see here, there you go। राइट, तो इसको देखें ज़रा, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। बिल्डिंग की हाइट इंटीजर में आएगी, बिल्डिंग किस सिटी में है स्ट्रिंग में आएगा, कितने नंबर ऑफ़ स्टोरीज़ हैं वो एक इंटीजर बन जाएगा। अब आता है कि नंबर ऑफ़ रूम्स हम किस तरह से सेव करेंगे। तो मैंने नंबर ऑफ़ रूम्स का एक एरे बना लिया इंटीजर टाइप का, जो कि नंबर ऑफ़ रूम्स सेव करेगा। इस एरे का साइज़ क्या होना चाहिए, पहली बहस इस बात पे होनी चाहिए। तो भाई साइज इसका वो होना चाहिए जितने स्टोरीज हैं। अगर आपके पास 2 स्टोरीज हैं तो इस एरे के अंदर 2 ही वेरिएबल्स होने चाहिए। अगर आपकी 10 स्टोरीज हैं तो इस एरे के अंदर 10 होनी चाहिए। लेकिन सवाल का यहाँ पर इशू ये आता है कि चूंकि मुझे अभी ये नहीं पता कि नंबर ऑफ स्टोरीज की वैल्यू क्या है, इस वजह से मैं इसको यहाँ पर ये नहीं बता सकता कि आपके पास 4 होनी चाहिए या 5 होनी चाहिए। ये कब असाइन होगा, जब प्रोग्राम चल पड़ेगा। लेकिन जब एरे आप बनाते हो तो यू नो कि एरे का जो होता है, क्या कहते हैं उसको, साइज, वो दिया जाता है। कब दिया जाता है, जल्दी से बता दो मुझे चैट में, एरे का साइज कब दिया जाता है? यस fellas, ऑन डिक्लेरेशन टाइम
चैट में बता दें, रेज हैंड ना करें। जब हमें मेमोरी एलोकेट करनी हो तब बताया जाता है, ठीक है। और इसका एक सिंपल सा जवाब है कि जब आप एरे बनाते हो तो एरे का साइज डिफाइन होना चाहिए कंपाइल टाइम के ऊपर। ये आपको मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, ये आप पिछले कोर्सेज में पढ़ के आए हुए होंगे कि आपका जो कोड होता है तो वो किस किस मराइल से गुजरता है। पहले उसको ट्रांसलेट किया जाता है मशीन लैंग्वेज के, असेंबली लैंग्वेज के अंदर, उसको फिर कंपाइल किया जाता है। कंपाइल होने के बाद वो एग्जीक्यूटेबल फाइल यानी मशीन लैंग्वेज की फ़ाइल बन जाती है, और फिर वो मशीन लैंग्वेज की फ़ाइल यानी एग्जीक्यूटेबल फाइल को आप रन कर सकते हो। तो जब आपका कोड सिर्फ कंपाइलर देख रहा होता है ना, कंपाइल कर रहा होता है कि इसमें कोई एरर तो नहीं है, उस वक्त आपको इसको एरे का साइज़ बताना होता है। तो हमारा मसला वहीं का वहीं रहा कि हम इसको अभी ये नहीं बता सकते कि आपने कितने नंबर का एरे बनाना है। इस वजह से मैंने एक लिमिट ले ली, मैंने कहा यार 100 वेरिएबल्स बना देना। अब जब 100 बना लूँगा तो इसका मतलब लाजमी ये नहीं है कि मुझे मेरे पास 100 वेरिएबल्स ही बनेंगे और मुझे 100 को ही यूज़ करना है। वेरिएबल्स 100 ही बनेंगे, लेकिन मैं इसको यूज़ सिर्फ उतने ही वेरिएबल्स करूँगा जितने मुझे चाहिए होंगे, राइट। तो इसके जब आगे फंक्शंस के ऊपर जाते हैं तो हम इसको डिटेल में भी देखेंगे। फिर हम इसकी फंक्शनैलिटीज़ के ऊपर आते हैं तो हमने गेटर सेटर्स बना लिए, सेट हाइट, गेट हाइट और इस तरह की चीज़ें। सेट सिटी और गेट सिटी भी हमने बनाना था, वो मैंने सारी चीज़ें नहीं बनाई, सिर्फ कुछ सेटर्स गेटर्स बना लिए, बिकॉज दिस इज़ अ सॉल्यूशन। और इसी तरह हाइट का भी आप बनाएंगे, सिटी का भी आप बनाएंगे, नंबर ऑफ स्टोरीज का भी आप बनाएंगे, हर तरह के गेटर सेटर आप बनाएंगे। अब आते हैं अगले फंक्शन के ऊपर जो कि है पेंटिंग द बिल्डिंग। पेंटिंग द बिल्डिंग, अच्छा गेटर सेटर्स का काम क्या होता है? सेट हाइट का फंक्शन का काम ये है कि ये जो वैल्यू लेकर आएगा ना आर्गुमेंट में, वो हाइट को असाइन कर दें। इसी तरह सेट सिटी का काम ये होगा कि जो आर्गुमेंट में वो सिटी की वैल्यू लेकर आएगा वो असाइन कर दे सिटी को। अब पेंट का जो फंक्शन है वो स्ट्रिंग लेकर आ रहा है एक। ये इस स्ट्रिंग में क्या होना चाहिए ज़रा जल्दी से बता दें। देयर शुड बी क्विक आंसर्स नाउ, बिकॉज आप ये असाइनमेंट्स कर चुके हैं। इस पेंट के अंदर जो ये स्ट्रिंग आ रही है, ये स्ट्रिंग क्या लेकर आएगा? इस स्ट्रिंग में क्या सेव होगा? कलर नेम। गुड, मुजफ्फर हुसैन सही कह रहे हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स के जवाब आ गए, रमीज, वजाहत, सब ये कह रहे हैं कलर नेम होगा इसके अंदर। दैट्स गुड कि पेंट का जब फंक्शन कॉल होगा तो हमने सिर्फ प्रिंट करवाना है कि द बिल्डिंग हैज़ बीन पेंटेड। अभी ये स्ट्रिंग क्या लेकर आ रही है कि वो बता रही है कि कौन सा कलर पेंट हुआ है। दैट्स इट, देयर इज़ नो स्पेसिफिक और ट्विस्टिंग थिंग यहाँ पे। इसी तरह वाइड पेंट फ्लोर, हमने ये कहा था कि सिर्फ पेंट बिल्डिंग भी कर सके और हर फ्लोर को भी कर सके। अब जब फ्लोर पेंट हो रहा है तो उसके अंदर कलर तो आएगा ही, लेकिन साथ साथ ये इंटीजर भी आएगा कि कौन से फ्लोर को हमने कलर करना है। इसी तरह ऐड रूम जब मैं करता हूँ तो इंटीजर में जब आप आओगे तो इस इंटीजर में क्या आएगा? क्विकली, ये इंटीजर क्या लेकर आ रहा है ऐड रूम में? नो, कितने रूम ऐड होंगे? गुड, ज़रा हम सही कह रहे हैं, कितने रूम ऐड होने हैं यहाँ पर, ये आएगा। या दूसरी कोई चीज़ आएगी? जल्दी से बता दें, मुझे कुछ यहाँ पर नज़र आ रही है कंफ्यूजन क्लास के अंदर। आगे जब मैं CPP फाइल खोलूँगा तो हमें क्लियर हो जाएगा कि इसमें क्या है, लेकिन अभी आपके जहन में क्या आ रहा है? ऐड रूम इंटीजर, जो रूम हमने ऐड करवाने हैं, जो रूम ऐड करवाने हैं, जितने ऐड करवाने हैं, आप ये कह रहे हैं नंबर ऑफ रूम्स। ओके, हाउ अबाउट के मैं ये कहूँ कि जो ऐड रूम के अंदर इंटीजर आ रहा है ये बेसिकली फ्लोर नेम है, तो किस फ्लोर में ऐड करना है रूम। क्योंकि जब भी ऐड रूम का फंक्शन कॉल होगा तो रूम एक ही ऐड होगा। ऐड रूम का मतलब ये ऐड रूम्स का फंक्शन नहीं है कि ऐड यूजर डिफाइंड नंबर ऑफ रूम्स, ऐसा नहीं। मैंने लिखा हुआ था कि ऐड रूम, एक रूम ऐड हो जाए ऑन अ फ्लोर। तो ये जो इंटीजर आ रहा है बेसिकली ये फ्लोर का नाम है कि सेकंड फ्लोर पे ऐड हो रहा है या थर्ड फ्लोर पे ऐड हो रहा है रूम। इसी तरह मर्ज रूम के अंदर जो इंटीजर आ रहा है ये नहीं बता रहा हमको कि कितने रूम्स मर्ज करना है, क्योंकि रूम मर्ज से 2 ही हो सकता है, 2 रूम मर्ज होंगे। और ये मुझे कैसे पता लगा? मैंने ये कहाँ कहा कि 3 रूम मर्ज नहीं हो सकते या 4 रूम मर्ज नहीं हो सकते? मैंने यहाँ कहा, जब मैंने आपको हिंट लिख के दिया आगे, मैंने ये कह दिया था कि मर्जिंग 2 रूम्स मे मीन रिमूविंग 1। क्या जब एक रिमूव कर रहे हो उसका मतलब आपने 2 को मर्ज कर दिया। और ये प्रिंट डाटा का फंक्शन मैंने बताया नहीं था, लेकिन चूंकि मैं आपको यहाँ पर चलाकर दिखाना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली वैल्यूज़ क्या क्या हैं, इस वजह से मैंने प्रिंट डाटा का फंक्शन भी एक कॉल कर लिया है, जो कि मुझे रूम की सारी फंक्शनैलिटीज़ को जो प्रिंट करके दिखाएगा। अब आते हैं इसकी CPP फाइल के ऊपर, और ये है इसके फंक्शंस। सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्टर है,
जो कि वो जो तीनों चीज़ें हैं, ये तीनों चीज़ें, इनकी वैल्यूज सेट करेगा कि हाइट क्या है, सिटी क्या है और फ्लोर्स कितने हैं, हाइट क्या है, सिटी क्या है, फ्लोर्स कितने हैं। और मैंने ये काम किया है कि इस कमेंट को ज़रा पढ़ें, आपको बात समझ में आ जाएगी। इफ़ इट इज़ विजिबल, आई थिंक इट्स बेटर नाउ। ठीक है, मैंने ये यूज़र से नहीं पूछा या कंस्ट्रक्टर में तो यूज़र से नहीं भिजवाया कि आपको हर रूम के ऊपर कितने फ्लोर चाहिए। मैंने क्या कर दिया बाय डिफ़ॉल्ट कि भाई हर रूम के हर फ्लोर के अंदर 5 है, क्योंकि मैंने कोई लिमिट आपको बताई नहीं थी। तो दिस इज़ अ सोल्यूशन एज वेल कि जो है 5 जो है वो रूम्स होंगे हर फ्लोर के ऊपर। तो नंबर ऑफ रूम्स आई 0 पे भी, नंबर ऑफ रूम्स 0 यानी कि फर्स्ट फ्लोर के ऊपर भी 5 होंगे, नंबर ऑफ रूम्स 1 के ऊपर भी 5 होंगे। और ये कितनी दफ़ा चलेगा, जितनी दफ़ा आपने एफ़ को सेट किया है, नंबर ऑफ स्टोरेज जितनी दफ़ा सेट किया। अगर मैं 3 दफ़ा कहता हूँ तो ये 3 दफ़ा 5 असाइन करेगा, अगर मैं 4 दफ़ा कहता हूँ तो ये 4 दफ़ा 5 असाइन करेगा। सेट हाइट और गेट हाइट के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, ये फंक्शन वही है जो कि हम हमेशा से करते हुए आए हैं। पेंट को अगर हम देखें तो बिल्डिंग हैज़ बिन कलर्ड, लेकिन मैंने कलर भी साथ साथ ले लिया, तो मैंने ये प्रिंट करवा दिया कि कौन से कलर की हो गई है बिल्डिंग। ओके, एंड पेंट फ्लोर जो है इसके अंदर भी यही है कि फ्लोर को मैंने पेंट कर दिया, इस फ्लोर नंबर को मैंने पेंट कर दिया इस कलर का। ऐड रूम के ऊपर अगर हम आते हैं तो ऐड रूम को अगर आप देखो तो इसमें काम की इंस्ट्रक्शन सिर्फ यही है, बाकी सिर्फ मैंने प्रिंटिंग करवाई हुई है कि इससे पहले क्या था रूम नंबर और उसके बाद क्या हो गया। मुजफ्फर हुसैन ये कह रहे हैं कि यहाँ पर एरर आ सकता है अगर आप जो है नंबर ऑफ रूम्स ज़्यादा रूम्स ज़्यादा कर दें या नंबर ऑफ फ्लोर्स ज़्यादा कर दें नंबर ऑफ रूम्स पे। सो एरर नहीं आएगा पर से, एरर तभी आएगा जब आपके पास यहाँ पर नंबर ऑफ स्टोरीज 4 है और मैं इस जो है एरे को चलाता हूँ 10 दफ़ा, तब आउट ऑफ बाउंड का एरर आ जाएगा, लेकिन उसके अलावा कोई एरर नहीं है फिलहाल। इसके ऊपर अगर हम आते हैं ऐड रूम के फंक्शन के अंदर, तो सबसे पहले मैंने ये प्रिंट करवाया हुआ है कि नंबर ऑफ रूम्स ऑन फ्लोर दिस, जो भी फ्लोर होगा यूज़र भेजेगा सेकंड फ्लोर, इज़ नंबर ऑफ रूम्स एफ नम -1। अगर यूज़र ये कहता है कि सेकंड फ्लोर के अंदर आपने रूम ऐड करना है, तो मैं सबसे पहले सेकंड फ्लोर के नंबर्स ऐड करवा रहा हूँ, प्रिंट करवा रहा हूँ कि भाई अभी फ़िलहाल कितने हैं इसके अंदर रूम्स। तो फिलहाल कितने हैं इसके अंदर रूम, नंबर ऑफ रूम्स 0, 1 या 2 या 3, जो भी आप लेकर आ रहे हो ना। अगर सेकंड फ्लोर है तो सेकंड फ्लोर के नंबर ऑफ रूम्स सेव हैं नंबर ऑफ रूम्स 1 में। अगर आप थर्ड फ्लोर आ रहे हो तो उसके नंबर ऑफ रूम्स सेव हैं नंबर ऑफ रूम्स 2 में, क्योंकि एरे जो है वो 0 से स्टार्ट होता है। इस वजह से फर्स्ट फ्लोर के 0 के पास हैं, सेकंड फ्लोर के 1 के पास हैं। इस तरह मैंने ये प्रिंट करवा दिया कि भाई सेकंड फ्लोर पे अभी ये रूम्स हैं, और एडिंग रूम मैंने बता दिया कि अब मैं रूम ऐड कर चुका हूँ। और रूम ऐड कैसे हो रहा है, रूम ऐड ऐसे हो रहा है कि इसके अंदर, यानी कि फॉर एग्जांपल सेकंड फ्लोर था तो नंबर ऑफ रूम्स 1 जो था उसकी जितनी भी वैल्यू थी उसके अंदर मैंने +1 कर दिया। ये ऐसा ही है कि अगर मैं यहाँ पर इसको हटा के और ये लिख दूँ, दीज आर द सेम थिंग्स, बट मैंने ये लिखा हुआ है, नो वन कैन से कि आई एम रॉन्ग और राइट, बट इट वाज जस्ट द सेम। जब मैंने ये कर दिया तो अब मैं कर रहा हूँ कि नंबर ऑफ रूम्स ऑन फ्लोर एफ नम आफ्टर एडिशन इज, अब मैं नई जब प्रिंट करूँगा, पहले मैंने ये प्रिंट किया था, अब मैंने ये प्रिंट किया है। प्रिंट एक ही चीज़ हो रही है, लेकिन यहाँ पर अगर 5 था तो यहाँ 6 प्रिंट हो जाएगा, यहाँ 7 था तो यहाँ 8 प्रिंट हो जाएगा, एंड सो ऑन। सेम इज़ द केस विद मर्ज रूम्स, और मर्ज रूम्स के अंदर भी ऐसा ही हो रहा है। बिल्कुल एग्जैक्टली वही चीज़ें हैं, बस ये है कि यहाँ प्लस की जगह माइनस आ गई, क्योंकि अब हम रूम को एक ख़त्म कर रहे हैं। आफ्टर मर्जर जो रूम की तादाद होगी वो 4 के बजाय 3 हो जाएगी, या 6 के बजाय 5 हो जाएगी। और प्रिंट डाटा के अंदर मैं ये सारी चीज़ें प्रिंट कर रहा हूँ कि भाई ये हाइट है इस बिल्डिंग की, ये स्टोरीज़ हैं, और हर रूम के अंदर कितने फ्लोर है उसके लिए मैंने लूप लगा दिया, जो कि कितनी दफ़ा चलेगा, उतनी दफ़ा जितने आपके पास फ्लोर्स हैं। तो अगर मैं सिर्फ बिल्डिंग की क्लास को यहाँ पर चला कर देखना चाहूँ, मैंने तो सारी चीज़ें वैसे चलाई हुई हैं, लेकिन लेट्स सपोज आई ट्राई कि मैं बाकी सारी चीज़ों को अभी कमेंट कर देता हूँ। सॉरी, अब मैंने सारी चीज़ों को कमेंट कर दिया, सिर्फ ये चीज़ें मेन में काम कर रही हैं, जो कि फंक्शन अभी हमने पढ़े हैं। यानी कि एक बिल्डिंग बनेगी जिसकी हाइट होगी 20, वो रिजाइड करेगी कराची में, और उसके अंदर 3 फ्लोर्स होंगे अकॉर्डिंग टू दिस कंस्ट्रक्टर। ये इसको ऐसे असाइन कर देगा, और हर फ्लोर के ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट कितने रूम्स दे देगा, 5 रूम्स। फिर जब मैं प्रिंट डेटा करूँगा तो मेरे पास क्या प्रिंट हो जाएगा, सारे डेटा प्रिंट हो जाएगा इसका बिल्डिंग का, और उसके अंदर हर फ्लोर के अंदर 5 रूम्स होंगे। फिर मैं उसको पेंट कर दूंगा वाइट, तो क्या प्रिंट होना चाहिए कि द बिल्डिंग हैज़ बीन पेंटेड वाइट। फिर अगर मैं पेंट फ्लोर करूँगा सेकंड को, तो प्रिंट होना चाहिए कि द सेकंड फ्लोर हैज़ बीन पेंटेड ब्लू।
और फिर मैं ऐड रूम अगर 3 करता हूँ, यानी कि थर्ड फ्लोर के ऊपर एक ऐड करता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि 5 रूम्स थे पहले, तो अब 6 हो जाएंगे। इसी तरह मैं मर्ज रूम्स करता हूँ फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, तो पहले 5 थे तो अब 4 हो जाएंगे। और फिर जब मैं प्रिंट डाटा करूँगा तो देखता हूँ कि क्या वो काम वाकई हुए या नहीं हुए। सो आई एम जस्ट अबाउट टू प्रिंट दिस। मैं इसको रन करता हूँ और देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या आती है। सो देयर इज़ एन आउटपुट। हम इसको ज़रा मैच कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है कि बिल्डिंग आपने बनाई, राइट। उसके बाद जब एक्स डॉट प्रिंट डाटा किया तो ये आपका डाटा प्रिंट हो गया। भाई हाइट क्या है 200, सिटी क्या है कराची, स्टोरीज कितनी है 3, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर कितने रूम्स हैं 5, सेकंड के ऊपर कितने रूम्स हैं 5, क्योंकि ये हमने बाय डिफॉल्ट सबको 5 ही असाइन किया। फिर ये फंक्शन जब मैंने कॉल किया एक्स डॉट पेंट वाइट, तो ये प्रिंट हुआ कि द बिल्डिंग हैज बीन कलर्ड वाइट। जब मैंने ये प्रिंट किया कॉल किया एक्स डॉट पेंट फ्लोर टू ब्लू, तो क्या हुआ प्रिंट द फ्लोर नंबर 2 हैज बीन कलर्ड ब्लू, बिकॉज ये दोनों चीज़ें यहाँ पर ये लेकर जा रहा है कि कौन से फ्लोर को क्या कलर करना है। फिर मैं करता हूँ एक्स डॉट एड रूम 3, तो क्या आता है लिखा हुआ कि भाई नंबर ऑफ रूम्स ऑन फ्लोर 3 इज 5, यानी कि पहले 5 है। उसके बाद ये करता है एडिंग रूम, और फिर उसके बाद ये कहता है कि नंबर ऑफ रूम्स ऑन फ्लोर 3 आफ्टर एडिशन इज 6, यानी कि पहले 5 थे और अब 6 हो गए एडिशन के बाद। सेम इज द केस जब मैं मर्ज रूम करता हूँ फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, तो नंबर ऑफ रूम्स ऑन फ्लोर 1 इज 5, मर्जिंग 2 रूम्स, और नंबर ऑफ रूम्स आफ्टर मर्जर ऑन फ्लोर 1 इज 4, 5 के बजाय 4 हो गए, क्योंकि 2 रूम आपस में मिलकर अब एक रूम बन गया। इसके बाद जब मैं लास्ट फंक्शन कॉल करता हूँ एक्स डॉट प्रिंट डेटा, तो मेरे पास वही सारी चीज़ें प्रिंट होनी चाहिए जो कि यहाँ पर प्रिंट हुई हैं, क्योंकि वही फंक्शन कॉल हो रहा है, बस वैल्यूज़ में चेंज आएगा। क्यों चेंज आएगा? क्योंकि यहाँ पर हमने रूम्स के अंदर कुछ चेंजेस किए, एंड यू कैन मैच के अब उस बिल्डिंग डेटा के अंदर क्या चीज़ चेंज हो रही है। हाइट वही रही, क्योंकि देयर वाज नो सच फंक्शन जिसमें मैं हाइट चेंज कर सकूं। है वैसे सेटर को मैं कॉल कर सकता हूँ। नाउ यू कैन सी कि उससे पहले तीनों में 5-5 रूम्स थे, लेकिन अब मैंने ऐड रूम किया थर्ड फ्लोर पे, और फर्स्ट फ्लोर पे एक रूम रिमूव किया, तो अब मेरे पास जो रूम्स की तादाद है वो रूम्स ऑन फ्लोर 1 इज 4, क्योंकि एक मर्ज हो चुका है। सेकंड फ्लोर में कोई तादाद चेंज नहीं हुई, वो 5, लेकिन थर्ड फ्लोर के ऊपर मैंने एक रूम ऐड किया था, जिसकी वजह से थर्ड फ्लोर पर रूम्स की तादाद 5 के बजाय 6 हो गई। अब मैं कोई चीज़ डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ आपको ये बताता चलूँ कि भाई शॉप के अंदर भी यही सारे काम हो रहे हैं। अच्छा, शॉप के अंदर एक और चीज़ मुझे डिटेल में जाना है, मैं बताता हूँ। हाउस को हम थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं, उसके बाद फिर शॉप के ऊपर आते हैं, क्योंकि शॉप हमारा ज़्यादा टाइम लेगी। हाउस में भी वही सारी चीज़ें, हाउस का कंस्ट्रक्टर है, सेटर गेटर्स हैं। चेंज ऑनर क्या करेगा कि भाई नया स्ट्रिंग जो है वो असाइन कर देगा आपके ऑनर नेम को, जो कंस्ट्रक्टर ने असाइन किया होगा उसको हटा के नया ऑनर आ जाएगा। इट विल वर्क द सेम एज सेट ऑनर नेम। जिस तरह सेट ऑनर नेम काम करेगा, बिल्कुल उसी तरह ये चीज़ काम करेगी, कोई इसमें चेंजिंग नहीं होगी, क्योंकि हम काम क्या कर रहे हैं, ऑनर नेम को असाइन कर रहे हैं नई चीज़। ऐड रूम का फंक्शन बिल्कुल उसी तरह काम करेगा जिस तरह अभी बिल्डिंग में काम कर रहा था, उसी तरह हाउस में काम करेगा। और इसी तरह प्रिंट डेटा इसका फंक्शन भी मैंने एक बना दिया है, ताकि मुझे कोई इशू ना हो वैल्यूज़ को प्रिंट करने में। तो ये सारा काम यहाँ पर भी हो रहा है, वही चीज़ें रूम नंबर प्लस प्लस और ये सारी चीज़ें प्रिंट हो रही हैं। शॉप के ऊपर अगर मैं आता हूँ, शॉप को अगर आप देखो तो इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो कि ट्विस्ट पैदा करेंगी कि भाई शॉप में होना क्या क्या चाहिए। अगर मैं क्वेश्चन को देखूं, नेम ऑफ द शॉप होना चाहिए, ठीक है। प्रोप्राइटर का नाम होना चाहिए, प्रोप्राइटर का मतलब उस दुकान पर बैठता कौन है, कौन चलाता है उस दुकान को, तो उसका नेम भी आ गया स्ट्रिंग में। ओपन या क्लोज स्टेटस को मैंने बूल रखा है, मैं इंटीजर भी रख सकता हूँ। मैं ये कह सकता हूँ कि भाई इंटीजर ओपन शॉप ओपन इक्वल टू 1 या 0, और मैं ये कहूँ कि भाई अगर ये 1 है वैल्यू, इसका मतलब है शॉप ओपन है, इफ एल्स लगा दूँ वहाँ पे मैं, वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन मैंने जो काम किया वो बूल किया। बूल एक डेटा टाइप होती है जिसके अंदर ट्रू या फॉल्स स्टोर होता है, तो बूल मैंने शॉप ओपन कर लिया। अब यहाँ पर मैंने टेक्निक ये यूज़ की है कि बजाय इसके कि मैं शॉप ओपन के लिए अलग वेरिएबल बनाऊँ और क्लोज के लिए अलग वेरिएबल बनाऊँ, मैंने सिर्फ एक ही वेरिएबल बना लिया। और अगर वो ट्रू हुआ, ओपन अगर ट्रू हुआ, तो इसका मतलब है शॉप ओपन है, एंड ऑब्वियसली शॉप क्लोज फॉल्स है।
और इसी तरह अगर शॉप ओपन फॉल्स है, कहने का मतलब ये है कि अगर शॉप ओपन फॉल्स हुई तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्लोज ट्रू है, कि शॉप बंद है। तो चूंकि ये चीज़ें आपस में इंटर रिलेटेड है, इसलिए एक ही वेरिएबल मैंने बना दिया बोल, और इसी की बेस के ऊपर मैं डिफाइन करूंगा कि शॉप ओपन है या क्लोज है। फिर है नंबर ऑफ बिजनेसेस, कितने नंबर ऑफ बिजनेसेस वो शॉप चला रही है। ये चीज़ कहाँ कही थी मैंने कि नंबर ऑफ बिजनेसेस आपने लगाना है, ठीक है। अच्छा, ये एक चीज़ मैंने नहीं की थी, गुड, ये चीज़ मैंने नहीं कही। मैंने ये कहा था सिर्फ कि आपने काइंड्स ऑफ बिजनेस शॉप जो रन कर रही है आपने सिर्फ वो स्टोर करवाना है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक स्ट्रिंग ले ली और उसका एक एरे बना दिया। सिर्फ एक स्ट्रिंग नहीं ली, एक से ज़्यादा स्ट्रिंग। कितनी स्ट्रिंग बना दी, 10 स्ट्रिंग्स बना दी, क्योंकि मैंने एक लिमिट रख दी कि भाई एक शॉप जो है वो 10 से ज़्यादा बिजनेसेस नहीं चला सकती। एक शॉप अगर रियल इस्टेट भी है और अगर वो दूध भी बेच रहा है तो इसका मतलब है कि वो तीसरा काम और कर सकता है, चौथा काम और कर सकता है, 10 काम कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। एक बस एक जो है मेंटल लिमिट बना दी। मैं इसको 100 भी कर सकता हूँ, 1000 भी कर सकता हूँ, लेकिन मसला यहाँ पर यही है क्योंकि मुझे एरे बनाना है तो एरे का साइज़ मुझे अभी बताना होगा। मैंने कहा कि भाई 10 फॉर एग्जाम्पल जो है बिजनेस काइंड्स बना सकती है एक शॉप। ये जो इंट नंबर ऑफ बिजनेसेस है इसकी ज़रूरत मुझे इस फंक्शन की वजह से पेश आई। ये असाइनमेंट का हिस्सा नहीं था कि मैंने आपको ये लिखा हो कि नंबर ऑफ बिजनेसेस जितने रन कर रहा हूँ वो भी लिखे, लेकिन चूंकि मैंने इसको एक स्ट्रिंग एरे बना दिया, इस वजह से अब मुझे नंबर ऑफ बिजनेसेस के एक वेरिएबल का सहारा लेना पड़ेगा, ताकि जब भी मैं लूप चलाऊँ तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह building.cpp में मैंने जब कभी लूप चलाया तो किसके थ्रू चलाया, नंबर ऑफ स्टोरीज के थ्रू। जब कभी भी मैंने लूप चलाया, नीचे भी आपको नज़र आएगा ये एक लूप और चल रहा है नंबर ऑफ स्टोरीज के थ्रू, क्योंकि मुझे ये पता था कि जितनी स्टोरीज हैं उतनी ही दफ़ा वेरिएबल्स के वैल्यूज असाइन होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। इसी तरह शॉप के अंदर मेरे पास यहाँ पर ज़रूरत पेश आई कि मुझे नंबर ऑफ बिजनेसेस का एक इंटीजर और बनाना पड़ेगा। ऑल्दो दिस वाज नॉट इन दी असाइनमेंट कि आप इस वेरिएबल को बनाएं, लेकिन मैंने ये बनाया क्योंकि मेरी नीड थी। असाइनमेंट में सिर्फ ये और ये चीज़ थी, राइट। अब इसके अगर इस फंक्शंस के ऊपर आते हैं तो सबसे पहली बात कंस्ट्रक्टर है। उसके बाद अच्छा, कंस्ट्रक्टर के ऊपर कोई लिमिट नहीं है। आप अगर ये देख रहे हो ना कि मैंने हर तरह की क्लास में आर्गुमेंटेटेड कंस्ट्रक्टर बनाया है, तो इट डजंट मीन कि मुझे हमेशा स्ट्रिंग आर्गुमेंटेटेड कंस्ट्रक्टर ही बनाना है। मैं आर्गुमेंटेटेड भी बना सकता हूँ, डिफ़ॉल्ट भी बना सकता हूँ। आपने अगर कुछ और बनाया तो दैट्स ओके। तो सेट शॉप नेम, गेट शॉप नेम, ये सेटर्स गेटर्स आ गए सारे के सारे, यहाँ तक सिर्फ सेटर्स गेटर्स हैं। लेकिन आखिरी जो सेटर गेटर अगर आप देखो ना जो मैंने सेलेक्ट किया है, तो ये देखकर आप लोगों को मैं समझाऊंगा नहीं कि ये क्या है, ये चीज़ हम बेतहाशा दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन बस मैं ये बताता चलूँ कि यहाँ पर चूँकि मेरे पास बिजनेस काइंड एक स्ट्रिंग है, एरे है, एरे ऑफ स्ट्रिंग है, इसलिए जब मैं इसको सेट करूँगा तो इसके अंदर जो चीज़ आएगी वो एक पॉइंटर होनी चाहिए। जिस तरह ये इंटीजर होने, ये प्रोप्राइटर नेम अगर स्ट्रिंग है तो इसके सेटर के अंदर आर्गूमेंट क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। इसी तरह अगर ये शॉप नेम स्ट्रिंग है तो इसके गेटर क्या रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। बिल्कुल इसी तरह ये बिजनेस काइंड अगर स्ट्रिंग है और एरे है तो इसका जो सेटर होगा वो आर्गुमेंट में स्ट्रिंग का एरे लेगा, पॉइंटर लेगा, और इसी तरह जो गेटर है वो रिटर्न करेगा स्ट्रिंग का पॉइंटर। फिर एक क्लोज का फंक्शन, ओपन का फंक्शन, क्लोज भी कर सके ओपन भी कर सके, ये लिखा हुआ था सारा, क्लोज द फंक्शन, ओपन द शॉप। चेंज ऑफ प्रोप्राइटर ये आ गया, ये उसी तरह काम करेगा जिस तरह गेट सेट प्रोप्राइटर नेम काम कर रहा है, बिल्कुल उसी तरह चेंज प्रोप्राइटर नेम भी काम करेगा। एडिशन टू द काइंड ऑफ बिजनेस द शॉप रन्स, एडिशन अगर मुझे करनी है किसी बिजनेस में तो वो ऐड बिजनेस आएगा। और ये स्ट्रिंग क्या सेव कर रहा होगा, जल्दी से बताएं। इस स्ट्रिंग में क्या आएगा, ऐड बिजनेस के अंदर जो ये स्ट्रिंग है क्या होगा इसके अंदर, क्योंकि मैंने वेरिएबल का नाम नहीं दिया। नेम ऑफ द न्यू बिजनेस, जो बिजनेस आप ऐड कर रहे हो ना उस बिजनेस का नाम, इससे पहले वाला भी रहेगा लेकिन अब ऐड भी हो जाएगा। इसी तरह रिमूव बिजनेस में भी यही होगा कि जो बिजनेस आप रिमूव करवाना चाह रहे हो उसका नेम यहाँ पर होना चाहिए। और फिर हम प्रिंट डेटा कर देंगे। shop.cpp को अगर मैं देखूं तो दिस इज योर shop.cpp, कंस्ट्रक्टर बिल्कुल इसी तरह काम कर रहा है। नंबर ऑफ बिजनेसेस मैंने स्टार्ट में 1 कर दिया क्योंकि ये मैंने यूजर से नहीं लिया। अगर आपने यूजर से लिया है दैट्स ओके। अब बोल तो आपको ये बनाने की ज़रूरत ही पेश नहीं आनी चाहिए थी, मतलब मैंने कहा नहीं था कि आपने बनाना है, अगर ज़रूरत आई तो आपने बनाया होगा। तो मैंने सिर्फ कह दिया कि एक बिजनेस रन कर रहा है और उस बिजनेस का नाम क्या है, बी। अब वो बी क्या होगा, वो यूज़र भेजेगा। इसी तरह ये सारे सेटर्स गेटर्स बने हुए हैं। शॉप क्लोज के फंक्शन को अगर आप देखें तो इसके अंदर ही क्या काम हो रहा है, शॉप क्लोज को जो फंक्शन है वो ये कह रहा है कि शॉप ओपन को आप फॉल्स कर दो, यानी कि शॉप ओपन का जो मैंने वेरिएबल बनाया था ना एक बूल टाइप का, उसको आप फॉल्स कर दो। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि शॉप ओपन जो है वो फॉल्स हो गया, इसका मतलब है कि शॉप क्लोज हो गई है। सेम इज द केस हेयर, अगर शॉप ओपन को आप ट्रू कर दोगे इसका मतलब है कि शॉप अब क्लोज नहीं रही बल्कि ओपन हो गई है। चेंज प्रोप्राइटर नेम, you know how this is working।
ऐड बिजनेस के फंक्शन को अगर आप देखो तो यहाँ पर थोड़ा सा मसला है। और सबसे पहले इंस्ट्रक्शन इसमें ये है कि बिजनेस काइंड नंबर ऑफ बिजनेस इक्वल टू बी, यानी कि जो चीज़ आप ला रहे हो ना यहाँ से, अब मेरे पास बोर्ड यहाँ पर है नहीं, वरना मैं आपको 1 बाय 1 लिख कर बता देता। इसके ऊपर भी बोर्ड हो सकता है, लेकिन चलिए मैं ट्राई करता हूँ अगर मैं एनोटेट कर सकूँ यहाँ पर। आई एम ओपनिंग, आई थिंक आपकी शेयर स्क्रीन पर ख़त्म हो जाएगी। ओके, आई एम जस्ट सेइंग, आपको पता होना चाहिए, वैसे तो इतनी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है ये। मैं ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे कंसंट्रेशन से अगर सुने कि ये जो स्ट्रिंग बी है, ये स्ट्रिंग बी क्या लेकर आ रहा होगा, जिस तरह से अभी आपने बताया न्यू बिजनेस का नाम। अब मेरे पास ऑलरेडी एक एरे बना हुआ है जो कि बिजनेसेस के नाम को सेव कर रहा है। जिस तरह आप यहाँ देखो तो बिजनेस काइंड 0 पे बी सेव है, यानी कि भाई पहला स्टार्टिंग बिजनेस अगर उसका रियल एस्टेट का था तो बिजनेस काइंड 0 में क्या सेव है, रियल एस्टेट। अब जो न्यू बिजनेस आएगा जो कि मुझे ऐड करना है, वो कहाँ पर ऐड होना चाहिए? क्या वो बिजनेस काइंड 2 में ऐड होना चाहिए? क्या वो बिजनेस काइंड 3 में ऐड होना चाहिए? क्या वो बिजनेस काइंड 4 में ऐड होना चाहिए? किस में ऐड होना चाहिए? चैट रूम में बताएं ज़रा मुझे। बिजनेस काइंड 0 में तो इनिशियल आपका जो बिजनेस है वो है। जो न्यू बिजनेस आएगा वो बिजनेस काइंड 1 में सेव होगा। गुड उजैर अहमद, बाकी स्टूडेंट तकरीबन यही कह रहे हैं कि जो बिजनेस काइंड 1 है उसके अंदर क्या आ जाना चाहिए, नया बिजनेस। यानी कि ये जो नया बिजनेस आपका आएगा, आ गया ये रहा, ये जो नया बिजनेस आपका आएगा बी, ये सेव होना चाहिए बिजनेस काइंड 1 में। मैंने 1 की जगह क्या लिखा है, नंबर ऑफ बिजनेसेस। मैं यहाँ पर 1 भी लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पर 2 भी लिख सकता हूँ, लेकिन मसला ये है कि लेट सपोज अगर एक क्लास के अंदर 2 बिजनेसेस ऑलरेडी रन कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में मुझे यहाँ पर 3 चाहिए। अगर एक क्लास के अंदर 4 बिजनेसेस ऑलरेडी रन हो रहे हैं तो मुझे इस जगह पर 4 चाहिए। अगर एक क्लास के अंदर, एक शॉप के अंदर 5 बिजनेसेस ऑलरेडी रन हो रहे हैं तो मुझे यहाँ पर 5 चाहिए। यानी कि अगर मैं यहाँ पर सिर्फ 1 लिख दूँ तो उससे मसला हल नहीं होगा, क्योंकि हर क्लास के, हर ऑब्जेक्ट के, हर शॉप के हिसाब से यहाँ पर वो वर्ड आना चाहिए जहाँ तक उसकी क्लासेस हैं, जहाँ तक उसके बिजनेसेस हैं। तो उसके लिए मैंने इस वेरिएबल को दोबारा यूज़ कर लिया। मैंने ये कहा कि नंबर ऑफ बिजनेसेस अगर लेट सपोज 3 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके 0, 1 और 2 के अंदर वैल्यूज सेव है, 3 के अंदर वैल्यू सेव नहीं है। इसी तरह अगर उसके पास 5 बिजनेसेस रन हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि 0, 1, 2, 3 और 4 के अंदर वैल्यू सेव है। बिजनेस काइंड 5 के अंदर वैल्यू सेव नहीं है। तो ये 5, ये 1, ये 2 किसने ऑलरेडी सेव किया हुआ है, नंबर ऑफ बिजनेसेस ने। तो मैंने ये कहा कि जो नंबर ऑफ बिजनेसेस वाला बिजनेस काइंड है उसको बी असाइन हो जाए, यानी कि नया उसके पास आ जाए, पुराने रहें और नए वाले को बी असाइन हो जाए, और नंबर ऑफ बिजनेसेस में प्लस प्लस हो जाए। यानी कि नेक्स्ट टाइम अगर मैं बिजनेस ऐड करना चाहूँ तो वो 5वें की जगह वैल्यू चेंज ना करे, बल्कि 6ठे की जगह वैल्यू चेंज करे। और फिर मैंने वो सारे नंबर ऑफ बिजनेसेस यहाँ पे प्रिंट करवा दिए, लूप लगा के नंबर ऑफ बिजनेसेस का इस्तेमाल किया और बिजनेस काइंड सारे के सारे प्रिंट करवा दिए। सेम इज़ द केस विद रिमूव बिजनेस। रिमूव बिजनेस के अंदर भी मैंने यही किया है, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा इशू ये है कि रिमूव बिजनेस के अंदर मुझे जो है रिमूव करनी थी चीज़। अब इस चीज़ को ज़रा गौर से समझें, जिसने असाइनमेंट किए उसको ये बातें समझ में आ जाएंगी, आ चुकी होंगी। जिसने असाइनमेंट नहीं किए वो भी ज़रा से ये बात सुन ले, शायद उसके असाइनमेंट में यही मसला आ रहा हो कि जब मैंने बिजनेस काइंड ऐड किया तो मैंने क्या ऐड किया कि भाई बाकी जहाँ पर ख़त्म हो रहे हैं उसके बाद इसको ऐड कर दो। 6 थे 7वीं जगह पर ये ऐड कर दो, 5 थे 6ठी जगह पर ये ऐड कर दो, 3 थे 4थी जगह पर ये ऐड कर दो। लेकिन जब मैं रिमूव की तरफ आ रहा हूँ तो रिमूव में लाजमी नहीं है कि जो बिल्कुल आखिर में है मैं उसी को रिमूव करूँ। मैं ये भी कह सकता हूँ कि उसका जो पहला वाला था उसको रिमूव किया जाए, या जो सेकंड नंबर पे उसने ऐड किया उसको रिमूव किया जाए, या जो थर्ड नंबर पे था उसको रिमूव किया जाए। लेकिन यहाँ पर मेरे पास यूज़र मुझे ये नहीं बता रहा कि थर्ड बिजनेस को रिमूव कर दो या फोर्थ को रिमूव कर दो या फर्स्ट को रिमूव कर दो। वो क्या कर रहा है, वो मुझे नाम बता रहा है बिजनेस का और कह रहा है कि भाई इस स्ट्रिंग को रिमूव कर दो इसके बिजनेसेस में से। अगर इसके बिजनेस में लिखा हुआ था ना रियल एस्टेट, हाउस मार्केट, सैनिटरी शॉप, इलेक्ट्रिशियन और इस तरह, तो वो मुझे बता रहा है भाई सैनिटरी शॉप को रिमूव कर दो, ये बिजनेस अब खत्म हो गया हमारा। अगर ऐसा है तो मुझे नहीं पता कि वो सैनिटरी शॉप 1 पे लिखा हुआ है या 2 पे लिखा हुआ है या 0 पे लिखा हुआ है या 4 पे लिखा हुआ है, आई डोंट नो। तो मैं क्या करूँगा, मैं नंबर ऑफ बिजनेस चलाता रहूँगा और जिस जगह पर मुझे बिजनेस काइंड बी के बराबर मिलेगा, चाहे वो 1 पे मिले, चाहे वो 0 पे मिले, चाहे वो थर्ड पे मिले, उस जगह पर आकर मैं इसको माइनस माइनस कर दूंगा। और ये सारा काम सिर्फ इतना सा हो रहा है
ये काम जो हो रहा है, जो मैंने सेलेक्ट किया है, ये इतना काम हो रहा है कि जिस जगह से वो चीज़ रिमूव हुई ना, फॉर एग्जांपल सेकंड से वो चीज़ रिमूव हुई, तो इस सिलेक्शन में ये क्या काम कर रहा है कि वो थर्ड वाली को सेकंड पे ले आएगा, फोर्थ वाली को थ्री पे ले आएगा, फिफ्थ वाली को फोर्थ पे ले आएगा, यानी कि एक दफ़ा उनको पीछे करता जाएगा ताकि जो चीज़ रिमूव हुई है उसकी जगह कोई ले ले। तो वो सिर्फ बैकवर्ड करने के लिए मुझे ये एक्स्ट्रा काम करना पड़ा, वरना वो रिमूव यहीं पर हो गया था कि भाई इसको कम कर दो। लेकिन सिर्फ वही वाला कम करना है मुझे, सारे के सारे काम नहीं करने हैं, सिर्फ आखिरी वाला कम नहीं करना। तो इस फंक्शन को आप आराम से बैठ के देख लीजिएगा। प्रिंट डाटा भी इसी तरह काम कर रहा है। अब मैं इसको अगर मैं रन करता हूँ और सारी चीज़ों के साथ रन करता हूँ, तो वी वुड नो कि व्हाट इज़ द एक्चुअल इशू। मैं इसको रन कर रहा हूँ। आई थिंक रूम्स वाले को मैं मिटा दूँ फिर, ताकि क्योंकि हम बिल्डिंग वाले को ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, यहाँ से लेके जहाँ तक हम अलग कमेंट करवा रहे हैं। अब सिर्फ यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, शॉप बना रहे हैं हम। राइट, तो शॉप एस अरीब एजेंसी अकरम, ये मैंने उसमें डाल दी है, कंस्ट्रक्टर के अंदर डाल दी है। तो भाई शॉप के डाटा के ऊपर अगर मैं जाऊँ, एस डॉट प्रिंट डाटा जब किया मैंने फर्स्ट टाइम, जब मैंने एस डॉट प्रिंट डाटा किया तो क्या था फर्स्ट टाइम डाटा? शॉप नेम था अरीब एजेंसी, जो ये कंस्ट्रक्टर ने सेव किया। प्रोप्राइटर का नाम था अकरम, शॉप स्टेटस था ओपन, और बिजनेस था रियल एस्टेट। रियल एस्टेट का एक बिजनेस चला रहा था, एज यू कैन सी हियर। मैंने क्या किया, एस डॉट क्लोज, क्या प्रिंट हो गया? शॉप हैज बीन क्लोज्ड। फिर जब मैंने प्रिंट डाटा किया तो वही सारा डाटा प्रिंट हुआ, लेकिन शॉप स्टेटस को अगर आप देखो तो ओपन से अब क्लोज हो चुका है। फंक्शन वही कॉल हुआ है, इसका मतलब है कि एक्चुअल वैल्यूज में चेंज हुई है। मैं सिर्फ प्रिंट करते हुए चेंज नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअल वैल्यूज चेंज हुई है क्योंकि मैंने प्रिंट डाटा को दोबारा कॉल किया। इसके बाद चेंज प्रोप्राइटर में अगर करता हूँ कि भाई अकरम की जगह जुबैर आ गया, तो फिर ये है कि प्रोप्राइटर ऑफ अरीब एजेंसी, यानी कि इस एजेंसी का, क्योंकि मैं एस के थ्रू कर रहा हूँ, तो अरीब एजेंसी का जो प्रोप्राइटर है हैज़ बिन चेंज टू जुबैर। अब मैं अगर एस डॉट प्रिंट डाटा कर रहा हूँ तो मेरे पास वही डाटा पुराना आ रहा है, बट अकरम की जगह जो है जुबैर आ रहा है। यानी अरीब एजेंसी अब कौन चला रहा है? जुबैर चला रहा है, और वो क्लोज्ड है क्योंकि वो ओपन थी पहले, मैंने क्लोज कर दी थी, और उसका बिजनेस सिर्फ एक ही है, रियल एस्टेट का। फिर मैं एस डॉट एड बिजनेस करता हूँ और मैं कहता हूँ कि अब ये सैनिटरी वर्क्स भी कर रहा है काम। तो मैंने प्रिंट किया कि अरीब एजेंसी हैज एडेड सैनिटरी वर्क्स टू देयर बिजनेसेस। नाउ देयर बिजनेस कंटेन्स व्हाट? रियल एस्टेट और साथ साथ सैनिटरी वर्क्स। नाउ रिमेंबर कि ये चीज़ प्रिंट हुई हुई है, सेव हुई हुई है बिजनेस काइंड 0 में, और ये चीज़ प्रिंट हुई हुई है बिजनेस काइंड 1 में। अब मैं जब प्रिंट डाटा करता हूँ तो वही सारी चीज़ें प्रिंट हो रही हैं, बट यू कैन सी कि बिजनेसेस के अंदर अब रियल एस्टेट और सैनिटरी वर्क्स दोनों चीज़ें प्रिंट हो रही हैं। फिर मैं क्या करता हूँ, रिमूव बिजनेस करता हूँ सैनिटरी वर्क्स को। तो अरीब एजेंसी हैज रिमूव्ड सैनिटरी वर्क्स फ्रॉम देयर बिजनेस, नाउ देयर बिजनेस कंटेन्स सिर्फ रियल एस्टेट। और अब अगर मैं एस डॉट प्रिंट डाटा कर रहा हूँ तो शॉप का डाटा ये आ रहा है कि सिर्फ अरीब एजेंसी, जुबैर, क्लोज्ड एंड रियल एस्टेट। ईच एंड एवरीथिंग इज वर्किंग परफेक्टली। जो आपको कोड के अंदर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी नजर आ रही है वो इस वजह से क्योंकि मेरे पास ये प्रिंटिंग मैंने थोड़ी सी ऊपर नीचे करके और एलॉबरेट करके दिखाना चाहिए। अगर मैं ये काम नहीं करता तब भी आपके पास कोड थोड़ा सा कम हो जाता, लेकिन ये है कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती कोड की। लेकिन इशू ये आता है कि फिर आपको आउटपुट में पता नहीं लग रहा होता कि ये कब कॉल हुआ है, ये कौन से फंक्शन की आउटपुट है, ये कौन से फंक्शन की आउटपुट है। लेकिन अभी हम मैच कर सकते हैं हर एक चीज़ को। राइट, तो यहाँ तक बात हो गई हमारे शॉप के डेटा की। अब आते हैं हाउस के डेटा के ऊपर। ये शॉप का डेटा यहाँ तक ख़त्म हो गया। राइट, अब हाउस बनाया मैंने, कंस्ट्रक्टर से इसकी वैल्यू सेट की। एच डॉट प्रिंट डाटा जब मैंने किया तो ये चीज़ प्रिंट हो गई। और ये क्या है? एच डॉट प्रिंट डाटा ने क्या किया? ऑनर बता दिया अहमद है, नंबर ऑफ रूम्स कितने हैं उसके घर में? 4। जब मैं एच डॉट एड रूम करता हूँ तो ये प्रिंट हो जाता है कि रूम हैज़ बिन एडेड टू अहमद हाउस। इस बंदे के हाउस में एक नया ऐड हो गया है रूम। नाउ इट हैज़ 5 रूम्स। रिमेंबर कि जो अहमद लिखा हुआ है ये भी मैंने वेरिएबल से प्रिंट करवाया है, डायरेक्ट प्रिंट नहीं करवा दिया मैंने, यानी कि मैंने जो ऑनर नेम था उसको प्रिंट करवाया है यहाँ पे। और इसी तरह ऑनर हैज़ बिन चेंज टू याह्या। जब मैंने चेंज ऑनर करके याह्या कर दिया तो ऑनर हैज़ बिन चेंज टू याह्या। और अब जब मैं प्रिंट डाटा कर रहा हूँ तो प्रिंट डाटा में ऑनर याह्या हो गया और नंबर ऑफ रूम्स 5 हो गए क्योंकि मैंने एक रूम ऐड कर दिया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर असाइनमेंट सॉल्यूशन। एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी, कोई अगर आप बात यहाँ पर पूछना चाहें। मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग्स भी यूज़ किए हैं, बट इट्स नॉट अबाउट कि स्ट्रिंग आपको कितनी आती है, इट्स अबाउट कि आप उस स्ट्रिंग को जितनी भी आती है आप उसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और अपना सोल्यूशन की तरफ पहुँच सकते हैं। So if there is a question, any query regarding this assignment, ask me now. You can raise your hand as well. You can write in the chat room as well.
any question, any query? Okay, Mohammed Hamdan wants to question. जी मोहम्मद हमदान. अस्सलामुअलैकुम सर, आवाज़ आ रही है? जी आ रही है. सर असल में मसला ये है कि हम जो आज आपको एक और क्लास अलॉट हुई है सेक्शन ई, मैं सेक्शन ई से हूँ और मेरे साथ भी पूरी क्लास है, तो हमें तो ये अभी समझ में नहीं आया बिल्कुल भी. ठीक है. तो हमारे लिए क्या पॉसिबिलिटी है आप जो लेट हमारे आए क्लास टीवी? में मोहम्मद हमदान? नहीं जी जी सर, मैं थोड़ा लेट हो गया था, ठीक है, असल में मैं लाइट बता नहीं देता हूँ, थी. मैं बता देता हूँ. वो असल में मैंने ये कहा था कि आप लोगों की क्लास के लिए मैं अलग जूम मीटिंग एक रख दूँगा. ठीक है, उसमें हम सारी चीज़ें क्लियर भी कर लेंगे और उनके सोल्यूशन की तरफ भी जाएंगे. अभी हम क्लास का टाइम ज़ाया नहीं करना चाह रहे थे, इसलिए मैंने सिर्फ ये कहा कि जो क्लास में हो रहा है आप क्लास की वर्किंग देख लें अभी किस तरह से हो रही है. समझ आपको बेशक टॉपिक आए या ना आए, अभी आप फ़िलहाल जो है क्लास की वर्किंग आज देख लें. इसके अलावा क्लास के जो भी इश्यूज़ होंगे उसको हम डिस्कस करके और फिर आपको बता दूंगा मैं कि क्या किस तरह हम लेकर चलेंगे. ओवैस अहमद जी. सर जो आपने रूम ऐड करवाने का और रूम रिमूव करवाने का, उसके अंदर सर हम यूज़र से भी तो ले सकते हैं इनपुट? हाँ, यूज़र से भी ले सकते हैं. मैंने इसलिए किया ऐसा क्योंकि मैंने आपको ये स्पेसिफिकली नहीं बताया था कि आपने यूज़र से लेनी है या ख़ुद करना है. इस वजह से जिस तरह मैंने सर आपने पेंट बिल्डिंग करा है तो उसमें आपने सर यूज़र डिफाइन रखा हुआ था, उसमें हम यूज़र से ले सकते हैं अगर यूज़र कहे पिंक ब्लू इस तरह वो पेंट करवा दे? करवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, करवा सकते हैं. क्योंकि मैंने असाइनमेंट में स्पेसिफाई नहीं किया था, इसलिए आपके ऊपर है कैसे करवा सकते हैं. मैंने कोड में ही लिख दिया, आप ठीक है यूज़र सर. से पूछ के करवा सकते हैं. देयर इज़ नो इशू, देयर इज़ नो डिफरेंस एट द मोमेंट. नंबर में कोई डिफरेंट नहीं होगा कि किसने कैसे किया. सो ओके, ठीक है. अबूज़र कह रहे हैं कि ये कोड दे दें. मैं ये कोड सारे शेयर कर रहा हूँ, मैंने अपने पास रखकर इसका कुछ नहीं करना है, चार नहीं डालना है. आपके साथ सोर्स कोड मैं शेयर कर चुका हूँ ऑलरेडी गूगल ड्राइव के लिंक के ऊपर. आप उसको देख लेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा. नाउ हमारे पास क्या इतना टाइम है कि हम जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको कवर कर पाएँ? आई थिंक नॉट. क्वेश्चंस भी मैं लूँगा तो ऑब्वियसली हमारे पास उसके लिए भी टाइम चाहिए. सीआर से मेरी ये गुजारिश है, ई वाले सीआर से भी यही गुजारिश है कि जो वो है जूम पार्टिसिपेंट की जो लिस्ट आ रही है आपके पास, उसका स्नैपशॉट लेकर और मुझे ईमेल कर दें. ईमेल में अभी भेज देता हूँ एवरीवन करके, सबको चैट रूम में मेरी ईमेल रिसीव हो जाएगी. उस ईमेल के ऊपर सीआर से मेरी ये सिर्फ गुजारिश है कि उस ईमेल के ऊपर पार्टिसिपेंट का स्क्रीनशॉट लेके ज़रा मुझे भेज दें इस ईमेल के ऊपर. ठीक है, अटेंडेंस के लिए मैं चाह रहा हूँ. देयर इज़ अनदर क्वेश्चन फ्रॉम मोहम्मद तलहा साजिद. अच्छा तलहा साजिद, ये आप ज़रा उनको बता दें. सीआर ज़रा ये नोट कर लें. मोहम्मद सॉरी नीरज गिर का ये बता रहे हैं कि उसकी प्रेजेंट लगा दी जाए, उसका भी नाम ज़रा नोट कर लीजिएगा. ऑल राइट, सो द नेक्स्ट टॉपिक है उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं और फिर उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर कि क्या करना है. बट स्टार्ट हम कर लेते हैं. द नेक्स्ट टॉपिक जो कि हम यहाँ अगर देखें अपनी कोर्स आउटलाइन में, तो इट वाज दिस पॉइंटर जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और ऑपरेटर ओवरलोडिंग. तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग को हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्लास में, हम इसको भी डिस्कस करेंगे. व्हाट डज इट मीन, ऑपरेटर ओवरलोडिंग का काम क्या है और हम इस पर क्यों करना चाह रहे हैं काम. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑपरेटर ओवरलोडिंग, तो इट हैज़ अ नेम कॉल्ड ओवरलोडिंग. और ओवरलोडिंग का मतलब ये होता है, ओवरलोडिंग का लफ्ज़ वैसे आपने पहले कहाँ पे सुना हुआ है, चैट में ज़रा जल्दी से बताएं. ओवरलोडिंग आपने पहले कहाँ सुना है? इसमें C++ की मैं बात कर रहा हूँ. पूरी दुनिया में नहीं चले जाना कि ओवरलोडिंग का मतलब ये भी होता है कि आप 10 किलो के सामान की जगह 15 किलो का सामान रखवा दें चेयर में. आई एम टॉकिंग अबाउट C++ या कोडिंग से रिलेटेड. व्हाट इज़ ओवरलोडिंग? वेयर हैव यू सीन दिस वर्ड? यू हैव सीन दिस वर्ड. नकाश यूनस, ताहिर मुजफ्फर, नकाश यूनस, उज़ैर अहमद, they are saying that we have learned this statement with regarding to functions. Okay, we have learned about function overloading. हमने फंक्शन ओवरलोडिंग सुना है, हमने ऑपरेटर ओवरलोडिंग सुना है, लेकिन ऑब्वियसली वो हमारा नया टॉपिक है, हम उसके बारे में सीखेंगे. ओवरराइट और ओवरलोड आर नॉट द सेम थिंग. ओवरराइट और ओवरलोड सेम थिंग नहीं है. ओवरराइट का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ मिटाकर आप उसकी जगह दूसरी चीज़ लिख दो.
राइट। कहने का मतलब ये है कि अगर एक जगह पर लिखा हुआ है कि भाई एक बॉक्स के अंदर रखा हुआ है, लेट्स सपोज एक पानी की बोतल रखी हुई है एक बॉक्स के अंदर, अगर आप उस पानी की बोतल को रिमूव करके उस बॉक्स के अंदर मोबाइल फ़ोन रख देते हो तो इसका मतलब है कि आपने पानी की बोतल को रिप्लेस कर दिया। अब उस बॉक्स को आपने ओवरराइट कर दिया। ओवरराइट का मतलब क्या हो गया अब कि उसमें जो पहले डाटा पड़ा हुआ था अब उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं रही, उसके अंदर एक दूसरा डाटा आ गया। ये कहलाता है ओवरराइटिंग। जिस तरह से आप अगर मैं कहता हूँ कि इंटीजर x इक्वल टू 3 और फिर मैं कहीं नीचे जाके कहता हूँ x इक्वल टू 5, तो क्या वो 3 और 5 एक साथ पड़े रहेंगे? नहीं, वो 3 ख़त्म हो जाएगा, 3 की जगह आ जाएगा 5। ये कहलाता है ओवरराइटिंग। ओवरलोडिंग का मतलब ये होता है कि उस बॉक्स में जिसमें ये पानी की बोतल रखी हुई है मैं बिल्कुल उसी तरह का एक नया बॉक्स लूँ, बिल्कुल उसी तरह का, सेम टू सेम, आइडेंटिकल, कलर भी सेम, एवरीथिंग सेम, और उसके अंदर पानी की बोतल रखने के बजाय मैं उसके अंदर मोबाइल फ़ोन रख दूँ। इस कंसेप्ट को मैं कहूँगा ओवरलोडिंग, क्योंकि देखने में चीज़ें एक जैसी हैं लेकिन कंटेंट्स डिफरेंट है। नाम एक जैसा है लेकिन काम एक्चुअली डिफरेंट कर रहा है, उनके अंदर कंटेंट्स डिफरेंट है। इस कंसेप्ट को कहते हैं ओवरलोडिंग। इसको ओवर राइटिंग नहीं कहते। ओवर राइटिंग को कहा जाता है कि एक चीज़ दूसरे को रिप्लेस कर दे, उसकी एक पहली चीज़ की एग्जिस्टेंस ही ना रहे। ओवरलोडिंग बिल्कुल फंक्शन में भी इसी तरह होता है। अगर आप यहाँ पर देखो ज़रा कोड के अंदर, लेट्स सपोज मैं ये कहता हूँ कि देयर इज़ अ फंक्शन नेम्ड, आई एम जस्ट राइटिंग हियर, इस कोड के अंदर वो चीज़ नहीं है, तो लेट्स सपोज मैं ये खोल लेता हूँ नोटपैड, फ़ॉन्ट थोड़ा सा बड़ा कर लें। लेट्स सपोज मैं ये कहता हूँ कि देयर इज़ अ फंक्शन इंटीजर फू, राइट, चाहे अंदर कुछ भी हो रहा हो। जब ये फंक्शन लिखा हुआ है इसको ऐसे समझे कि ये बॉक्स है वही जिसकी अभी हम एग्जांपल ले रहे थे। ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर क्या काम हो रहा है, कुछ भी हो रहा हो, लेकिन जब मैं इसको कॉल करूँगा तो कैसा कॉल करूँगा, मैं लिखूँगा फू और ये कॉल हो जाएगा फंक्शन। ये इस फंक्शन को कॉल कर लिया। अब फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होती है कि आप इसी नाम का एक दूसरा फंक्शन बनाएं। लेट्स सपोज दिस फंक्शन, आप इसी नाम का दूसरा फंक्शन बना लें। इसको मैं कैसे कॉल करूँगा, इसको भी मैं ऐसे ही कॉल करूँगा, फू। ऑब्वियसली ओवरलोडिंग में और ओवरराइटिंग में तो फ़र्क मैंने आपको बता दिया। फंक्शन ओवरलोडिंग में जो फ़र्क होता है वो ये होता है कि आप सिर्फ नाम सेम रख सकते हो लेकिन आपको रिटर्न टाइप में या फिर आर्गुमेंट लिस्ट में कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा। फंक्शन ओवरलोडिंग में आपको अभी सिंपली बता देता हूँ कि क्या क्या है। ये फंक्शन ओवरलोड हो गया, कम ऑन वाइट, ये फंक्शन ओवरलोड हो गया। इसी तरह ये भी फंक्शन ओवरलोड हो गया। इसी तरह ये भी फंक्शन ओवरलोड हो गया और बिल्कुल इसी तरह ये भी फंक्शन ओवरलोड हो गया। नाउ इफ यू सी कि इन सब फंक्शंस के नाम एक ही हैं, ये सब फंक्शन फू नाम से कॉल किए जाएंगे लेकिन ये ओवरलोड हो रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि पिछले फंक्शन की कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं रही, मैंने वो बोतल निकाल के मोबाइल रख दिया, नहीं, उस फंक्शन की एग्जिस्टेंस अलग जगह है, अपनी जगह है, लेकिन अब जो नेक्स्ट फंक्शन है उसका नाम उसी तरह का है, डब्बे आइडेंटिकल है लेकिन उनके अंदर कंटेंट्स डिफरेंट है। या तो किसी की रिटर्न टाइप चेंज है या किसी की आर्गुमेंट लिस्ट चेंज है, बस नाम सेम है। जब ऐसी सिचुएशन होती है तो इसको कहा जाता है फंक्शन ओवरलोडिंग। इसकी डिटेल में अब मैं नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ मैंने आपको रिपीट करवाया कि ये चीज़ क्या है। अब अगर मैं बात करता हूँ ऑपरेटर ओवरलोडिंग की, तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग पता है क्या है? ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी यही है कि जो ऑपरेटर्स अपना काम कर रहे हैं उसके साथ साथ उनको एक दूसरा काम भी दे दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं ये लिखता हूँ कि इंट आर इक्वल टू डब्ल्यू प्लस क्यू। आर के अंदर क्या वैल्यू सेव होगी, जल्दी से बता दें। डब्ल्यू और क्यू का एडिशन सेव हो जाएगा या नहीं? ठीक है, डब्ल्यू प्लस क्यू ऐड हो जाएगा, उसके अंदर वैल्यू आ जाएगी। हाउ अबाउट के मैं ये चीज़ यही आर प्लस क्यू, डब्ल्यू प्लस क्यू जो है इसी जगह माइनस कर दूं, क्या सेव होगा? डब्ल्यू माइनस क्यू की वैल्यू सेव हो जाएगी। मल्टीप्लाई कर दूं, क्या सेव होगा? डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय क्यू की वैल्यू सेव हो जाएगी। चलिए एक और काम करते हैं, अगर मैं यहाँ पर माइनस माइनस डब्ल्यू कर दूं तो क्या सेव होगा? डब्ल्यू माइनस वन, जो डब्ल्यू की ऑलरेडी वैल्यू है
उसमें से एक कम वैल्यू जो है वो आर के अंदर सेव हो जाएगी। अब जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कंसेप्ट है वो आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर, और उसका काम ये है कि भाई इस ऑपरेटर का काम क्या था, ये ऑपरेटर क्या ऑपरेटर कहलाता है वैसे, चैट रूम में बताएं। व्हाट डज दिस ऑपरेटर इज, व्हाट डू वी कॉल दिस ऑपरेटर? डिक्रीमेंटिंग ऑपरेटर, इट इज कॉल्ड अ डिक्रीमेंट ऑपरेटर। वो पोस्ट है या प्री है उसकी डिटेल में हम नहीं जा रहे, बट इट इज अ डिक्रीमेंटिंग ऑपरेटर कि ये जिसके साथ भी आता है वो उसकी वैल्यू में एक का जो है वो कमी करके और वो दूसरे को असाइन करने की कोशिश करता है। तो इंटीजर के केस में तो ये हो सकता है। हाउ अबाउट कि मैं ये कैरेक्टर में करूँ, क्या होगा? कैरेक्टर में भी बिल्कुल इसी तरह होगा। अगर इस w की वैल्यू थी फॉर एग्जांपल x, तो वो x -1 करके इसको क्या असाइन कर देगा, w, राइट? कहने का मतलब ये है कि जो भी वैल्यू होगी उसकी इंटीजर वैल्यू में से वो माइनस कर देगा। यस, आस्की में से उसकी माइनस कर देगा, आस्की इंटीजर वैल्यू जिस तरह से मैंने कहा, राइट? तो भाई ये माइनस का जो ऑपरेटर है, जो कि एक यूनरी ऑपरेटर है। यूनरी ऑपरेटर का मतलब ये होता है, यूनरी ऑपरेटर, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, यूनरी, बाइनरी एंड टर्शियरी। ये जो यूनरी ऑपरेटर होता है इसका मतलब ये है कि इसको सिर्फ एक ऑपरेंड चाहिए, जिस तरह यहाँ पे w लिख दिया ना मैंने सिर्फ, अगर यही सिर्फ माइनस होता तो क्या मैं ऐसे लिख सकता था -w? नहीं, इसको इससे पहले भी कोई चीज़ चाहिए होती, यानी कि इसको 2 ऑपरेंड चाहिए होता है। तो जिस ऑपरेटर को 2 ऑपरेंड चाहिए होते हैं उसको कहा जाता है बाइनरी, जिसको 1 चाहिए होता है उसको कहा जाता है यूनरी, और जिसको 3 चाहिए होता है उसको कहा जाता है टर्शरी। तो माइनस इज अ बाइनरी ऑपरेटर, सॉरी यूनरी ऑपरेटर, इसको सिर्फ एक ऑपरेंड चाहिए। कंसिडर दिस कि अगर मैं इस कैर की जगह इंटीजर लिख दूं तो इंटीजर वैल्यू में फ़र्क आ जाएगा, कैर लिख दूं तो कैर की इंटीजर वैल्यू में फ़र्क आ जाएगा। बिकॉज वी नो, अब यहाँ से वो बात शुरू हो रही है, बिकॉज वी नो कि जो माइनस का ऑपरेटर है ये किसके ऊपर काम करता है, ये इंटीजर वैल्यूज़ के ऊपर काम करता है सिर्फ, ये स्ट्रिंग के ऊपर काम नहीं करता, ये कैरेक्टर के ऊपर काम नहीं करता। अगर आप इनको इसके ऊपर काम करने का कहोगे तो ये उनके ऊपर एक्चुअली काम नहीं करेंगे, बल्कि उनको कन्वर्ट करेंगे इंटीजर में, जिस तरह कैरेक्टर को आस्की में कन्वर्ट किया, और फिर उसको सेव करेंगे, उसके अंदर ये काम करेंगे। तो जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो इसको हम ये कहते हैं कि जो माइनस का ऑपरेटर है, दिस ऑपरेटर इज यूजिंग या इज डिफाइंड टू यूज इंटीजर ऑपरेंड्स। इंटीजर ऑपरेंड्स के अलावा ये किसी दूसरे ऑपरेंड के ऊपर काम नहीं कर सकता। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कंसेप्ट ये कहता है कि अगर हम ये चाहें कि एक ऑपरेटर अगर ऑलरेडी किसी के ऊपर काम कर रहा है, और मैं ये कहूँ कि नहीं यार इसके ऊपर तो काम करना ही है आपको, ये तो डिफाइंड है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि आप मेरी क्लास के अंदर भी ये काम करो, यानी कि इंटीजर के ऊपर तो काम कर ही रहे हो, अगर मैं कैरेक्टर देता हूँ तो उसको भी आप कन्वर्ट करके करते हो, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर मैं लिखूँ फॉर एग्जांपल हाउस का एक ऑब्जेक्ट है r, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह एक इंटीजर था, इंटीजर r = 4, और मैं कहता हूँ r - तो r की क्या वैल्यू हो जाएगी, थ्री हो जाएगी, क्योंकि r का काम ये है कि वो एक वैल्यू कम कर देगा। ओके, बात समझ में आती है। अगर मैं ये कहूँ कि भाई मेरा एक ऑब्जेक्ट है हाउस के, उसकी कुछ वैल्यूज असाइन हुई हुई है, और मैं कहूँ k - k को क्या असाइन हो जाएगा, एनी गेसेस? लेट्स सपोज भाई k के अंदर क्या क्या चीज़ें थी हाउस में, ऑनर नेम था, ठीक है, ऑनर नेम कोई हुआ था सेव, सॉरी, और हाउस के रूम सेव हुए थे, लेट्स सपोज ये चीज़ थी। k - करूँगा क्या सेव होगा, बिकॉज हाउस का जो ऑब्जेक्ट k बना हुआ है, ये ऑब्जेक्ट कोई इंटीजर तो नहीं है जिसकी वैल्यू एक ही हो, इसके अंदर तो हज़ारों वैल्यूज सेव है, 4 वैल्यूज सेव है, ऑनर का नाम सेव है, वो सेव है, ये किस में माइनस करेगा, एनी गेसेस? एड्रेस में माइनस कर देगा। ओके, दैट्स अ गुड स्टार्ट ऑफ थिंकिंग। और कुछ इंटीजर वैल्यू, अच्छा जो भी इसको इंटीजर वैल्यू मिलेगी उसके अंदर ही, ठीक है। अनदर गुड गेस
कि हो सकता है कि वो सिर्फ इंटीजर के ऊपर काम करना चाह रहा है, इस वजह से वो इंटीजर को सर्च करेगा और जो इंटीजर उसको पहला मिलेगा उसकी वैल्यू में वो माइनस माइनस कर देगा। ठीक है, पर्टिनेंट केसेस। इसके अलावा और कुछ? कन्वर्जन कर देगा, जिस तरह से कैरेक्टर को कन्वर्ट किया उसी तरह से ये इसको भी कन्वर्ट कर देगा। ओके, सो दीज आर ऑल गेसेस। एक्चुअली जो काम यहाँ पर होगा वो ये होगा कि सबसे पहले तो इसमें एरर आएगा, और एरर जो आएगा वही हमारी बुनियाद रहेगी अगली चीज़ को समझने में। इसमें एरर ये आएगा कि कंपाइलर आपको कहेगा कि माइनस माइनस, कंसंट्रेट करें ज़रा, ऑपरेटर सॉरी, कंपाइलर आपको ये कहेगा कि ये जो माइनस माइनस का ऑपरेटर है इट इज़ नॉट ओवरलोडेड टू बी यूज्ड with a object of type house, which means कि कंपाइलर आपको ये बताना चाह रहा है कि माइनस माइनस ऑपरेटर से मुझे क्या काम करना है आपके हाउस के ऑब्जेक्ट के ऊपर ये मुझे नहीं पता। इंटीजर का मुझे पता है, कैरेक्टर का भी मुझे पता है कि उसको कन्वर्ट करके कर दो, लेकिन हाउस के ऑब्जेक्ट के साथ माइनस माइनस ने क्या काम करना है वो मुझे नहीं पता। यानी कि माइनस माइनस का ऑब्जेक्ट ओवरलोडेड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम माइनस माइनस के ऑब्जेक्ट को ओवरलोड करेंगे। किस तरीके से वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। हम कहेंगे कि भाई ओवरलोड हो जाए माइनस माइनस का ऑपरेटर फॉर आवर क्लास, और फंक्शन की तरह इसके अंदर मैं डिफाइन कर दूंगा कि उसने क्या काम करना है। ये जो काम है ये मैं डिफाइन करूंगा, विच मीन्स कि मैं ये बता दूंगा कि जब मेरे ऑब्जेक्ट के साथ माइनस माइनस कॉल हो तो उसने ये काम करना है। -1 नहीं कर देना, या आज की वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करके -1 नहीं करना, बल्कि क्या काम करना है जो कि मैं यहाँ कहूँ। हो सकता है कि मैं यहाँ कहूँ कि उसका जो एड्रेस है सॉरी उसके जो नंबर ऑफ रूम्स हैं उसमें माइनस माइनस कर दे। यानी कि जब भी मैं के माइनस माइनस करूँ तो एक्चुअली क्या हो जाए, उसके रूम एक कम हो जाए। मे भी हो सकता है कि मैं ये कहूँ कि जब माइनस माइनस कॉल हो तो क्या हो जाए, उसके ऑनर का नाम चेंज हो जाए। कुछ भी मैं करवा सकता हूँ। इस कंसेप्ट को कहा जाता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। व्हेन यू वांट एन ऑपरेटर ऑफ अ प्रिमिटिव टाइप, यानी कि ऑलरेडी एक ऑपरेटर बना हुआ है, उसका काम हो रहा है, आप चाहते हो कि आप उसको अपने वेरिएबल के साथ कॉल करो, अपनी बताई हुई क्लास के वेरिएबल के साथ कॉल करो, तो इस कंसेप्ट को कहा जाता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। इसका मतलब क्या होता है, इसको मतलब ये होता है कि आप फॉर एग्जांपल ये भी कह सकते हो कि भाई हाउस का एक नया ऑब्जेक्ट बनाया आपने, न्यू ओपीजे, उसके अंदर आप क्या सेव करवा रहे हो, सेव के प्लस ओबीजे। अब ये के और ओबीजे दोनों क्या हैं, हाउस के ऑब्जेक्ट्स हैं। तो दोनों ऑब्जेक्ट्स को प्लस करने में क्या करना है हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, हम प्लस के ऑब्जेक्ट को ओवरलोड करेंगे। हम ये कहेंगे कि प्लस जब मैं करूँ ना तो ऑब्जेक्ट को, तो एक्चुअली क्या काम होना चाहिए वो मैं अलग से बता दूँ कि भाई प्लस के साथ क्या काम करना है, माइनस के साथ क्या काम करना है, माइनस माइनस के साथ क्या काम करना है। ईच एंड एवरीथिंग आई कैन डिफाइन माई सेल्फ एंड आई कैन यूज दिस कंसेप्ट ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग टू यूज some primitive objects, some primitive operators with my user defined objects। हम जितने भी चाहें इसके अंदर अपने ऑब्जेक्ट्स ऑपरेटर्स जो हैं उनको हम ओवरलोड कर सकते हैं, प्लस के करें, माइनस के करें, मल्टीप्लाई के करें, जितने ऑब्जेक्ट हम चाहें ओवरलोड करना हम कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। मल्टीप्लाई को करें, स्लैश को करें, बैक स्लैश को करें, जितने भी प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट ऑपरेटर्स हैं उन सबको हम ओवरलोड कर सकते हैं, देयर इज़ नो लिमिट। सो इसी कंसेप्ट को हम आगे चल के क्लियर करेंगे, इसकी कंसेप्ट उसका कोड वगैरह भी देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर जो हमारी फ्राइडे को होगी। कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी वगैरह है तो मुझसे अभी पूछ लें। मैं ईमेल करूँगा ई वालों को, काइंडली वो ईमेल के साथ अटैच रहें, मैं उनको ईमेल कर दूँगा, और उसके बाद फिर हम जो है अपने एक जूम मीटिंग अलग से अरेंज करके उसमें डिस्कशन कर लेंगे कि हमने क्या करना है। सो एनी क्वेश्चन? ओके, मुजफ्फर हुसैन वांट्स टू स्पीक। जी मुजफ्फर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग में सिर्फ, हम तो मेरे ख्याल में तो सिर्फ 2 इस्तेमाल कर सकते हैं, माइनस और प्लस को। हम फिर अपना मल्टीप्लिकेशन और स्लैश को तो इस्तेमाल ऐसा ऑपरेटर इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम एक फंक्शन बनाएंगे तो उसका नाम हम अगर प्लस या माइनस रखना चाहें उसके अलावा, या मल्टीप्लाई स्लैश तो नहीं रख सकते मेरे ख्याल में। तो ये बेटर है, इसके ऊपर काम कर लेंगे हम। अभी फिलहाल चूंकि हम कंसेप्ट की बात कर रहे हैं तो वी आर अज्यूमिंग कि हम हर ऑपरेटर को कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ ऑपरेटर्स के साथ कॉम्प्लेक्सिटीज आएंगी, जिस तरह से आप कह रहे हो ना कि भाई स्टैरिक के साथ कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। वो कॉम्प्लेक्सिटी इस वजह से आएगी क्योंकि स्टैरिक जो है वो एक उसके पॉइंटर के लिए भी यूज़ होता है, तो ये कंफ्यूज हो जाएगा कि आप इसकी रिटर्न टाइप पॉइंटर करना चाह रहे हो या इसको ओवरलोड करना चाह रहे हो। तो उसके ऊपर हम बाद में आएंगे कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट की लिमिटेशंस हैं। फॉर नाउ वी आर अज्यूमिंग कि एवरी ऑपरेटर कैन बी ओवरलोडेड, और उसकी फंक्शनलिटीज़ क्या होंगी वो हम खुद डिफाइन करेंगे। एनी अदर क्वेश्चन?
ऑलराइट, अटेंडेंस आपकी हो जाएगी, सीआर ने मुझे ईमेल कर दी होगी आपकी पार्टिसिपेंट की स्नैपशॉट लेके, एंड वी विल मीट इंशाल्लाह ऑन फ्राइडे। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू ऑन फ्राइडे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।